स्टार्ट लेक्चर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को। क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी स्वाति मैम। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? और आज हम करने वाले हैं बेटा कॉकरोच के एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, कल इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बट टॉपिक वाइज बेटा लास्ट लेक्चर होने वाला है कल। तो आज हम फटाफट से बेटा ज्यादातर चीजों को कवर करते हैं और कल के एक बारी क्लासेस को बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हैं? आप लोग कैसे हैं बेटा? आप लोग कैसे हैं? लंच वंच किया सारे लोगों ने बढ़िया तरीके से? बहुत ज्यादा तो नहीं खाया है, ज्यादा खा के क्लास में बैठते हैं तो थोड़ी नींद आती है। ठीक है, वैसे तो इतना बोरिंग तो मैं कोशिश करती हूँ ना पढ़ाऊं कि आप लोगों को बोरिंग नींद आ जाए, बट प्रिकॉशंस है ना। चलिए, इसी बात के साथ में अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल शानदार है बेटा। आज का दिनांक कितना है? आज की डेट है बेटा 21 मई और आज हम 21 मई 2024 को बेटा कॉकरोच का करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। देखा जाए तो एक्चुअल में कॉकरोच का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट जो हमने कॉकरोच का लेक्चर लिया था उसमें हमने कॉकरोच का सिर्फ एक क्लासिफिकेशन और जनरल बातें पढ़ी थी। कल हमने एक्चुअल में कॉकरोच की काफी सारी बातें पढ़ी है। ठीक है, एक बारी बेटा आपको क्विकली रिवाइज कराए सारी चीजों को, और एक दो बच्चों के कुछ कमेंट्स थे, उन कमेंट्स को भी मुझे थोड़ा एड्रेस करना है, फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस चला रही हूं। आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेटा एक बारी ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको और अच्छी तरीके से याद होगा और सारी चीजें लर्न हो जाएगी। एक बारी देखो तुम्हें कितना लर्न हुआ है, कितना याद आ रहा है, कितना नहीं याद आ रहा है, कहां तुम्हारे वीक पॉइंट्स है। तो जब ये रिवीजन करा रही होंगी तो बेटा वापस से आपको सारी चीजों को रिकॉल करना है और एकदम लर्न करना है। ठीक है, हमने जब कॉकरोच की बेटा मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कॉकरोच की जो बॉडी होती है इट इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बहुत ही हार्ड काइटिन की कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन। द कवरिंग दैट यू सी आउटसाइड द बॉडी ऑफ इट्स लाइक अ कपड़ा, है ना, वो कॉकरोच का कपड़ा ही है। एक्सोस्केलेटन है जिसे बोलते हैं बेटा, कपड़ा वैसा वाला नहीं है जिसे हम खरीदते हैं, वो उसकी बॉडी की ही बेटा एक्सटर्नल कवरिंग है, काइटिन की बनी होती है, इसलिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मैम अगर मैं कॉकरोच को देखूं तो कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, और जब आप इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स की बॉडी मैम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये कॉकरोच के 3 बॉडी पार्ट्स है। हमने बेटा डायग्राम में भी पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि यार कॉकरोच की बॉडी में सेगमेंटेड बॉडी दिखती है, बॉडी इज सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मतलब ऐसे डिविजन्स आपको दिखते हैं, और ये डिविजन्स को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंट्स। और ओवरऑल इसके लिए बेटा पता है क्या टर्म यूज करते हैं? मेटामेरिज्म या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में कि इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। बट अभी हम जस्ट बोल रहे हैं कि एक प्रकार का डिवीजन है, एक तरीके का डिवीजन है जहां इसकी बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिख रहे हैं। मैम देखो एडल्ट और निम्फ, इनके नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं मैम वो वेरी करते हैं, और ये हमने लिखा भी था। बेबी कॉकरोच जिसको मैं निम्फ बोल रही हूं, और एक है एडल्ट कॉकरोच। बेबी कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है बेटा? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं तो बेबी कॉकरोच में 6, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में बेटा होगा 11 सेगमेंट्स। बट अगर मैं एडल्ट कॉकरोच की बात करूं तो 6 फ्यूज करके 1 बनाते हैं, थोरैक्स में तो 3 ही दिखता है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स दिखते हैं मैम। ये एडल्ट्स के लिए है और ये निम्फ के लिए है मैम। और हमने फिर बेटा एक सिंगल बॉडी पार्ट्स को भी डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा मैम जब हमने कहा कि इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, तो ये जैसे कि इसके सेगमेंट्स है, ये इसके सेगमेंट्स है मैम, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। तो मैम हर एक जो इसका सेगमेंट है ना, इसके ऊपर एक हार्ड काइटिन का कवर होता है, हर एक सेगमेंट के ऊपर हार्ड काइटिन का कवर होता है। तो ये जो हर सेगमेंट के ऊपर हार्ड काइटिन का कवर होता है बेटा, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्क्लेराइट। तो हर सेगमेंट के ऊपर जो हार्ड काइटिन का कवर है इसे बोला जाता है स्क्लेराइट। और हर एक स्क्लेराइट को जब हम बेटा ऑब्जर्व करते हैं तो कॉकरोच अगर ऐसे खड़ा है बेटा, कॉकरोच ऐसे ही खड़ा होता है, उसका मुंह
इसको मानो कॉकरोच का सर और इसे मानो कॉकरोच की बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो कॉकरोच का मुंह जो होता है नीचे की तरफ बेटा, तो हेड जो होता है नीचे की तरफ, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, बताया था ना। माउथ पार्ट्स नीचे को फेस कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर होता है हेड बॉडी के। और अगर मैं बात करूं, मैं बोल क्या रही थी बेटा कि हाँ ये उसका डॉर्सल पार्ट है, ये उसका वेंट्रल पार्ट है और ये कॉकरोच की साइड का पार्ट है, लेटरल पार्ट। तो हर एक जो स्क्लेराइट है मैम, हर एक स्क्लेराइट के ऊपर जो डॉर्सल वाली कवर होती है उसे बोलते हैं टर्गा या टर्गम, जो वेंट्रल वाली होती है उसे बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नम, और जो लेटरल साइड से होती है उसे बोलते हैं प्लूरा। तो बेटा एक सिंगल स्क्लेराइट को बनाने के लिए एक टर्गम, एक स्टर्नम और 2 प्लूरा का इस्तेमाल होता है। यस एवरीवन, यहां तक बेटा कोई बोल रहा है कॉकरोच वेयरिंग अ नेकलेस? नहीं, तो यहां तक बेटा मामला क्लियर है ना। और मैंने कहा था कि हेड से एसोसिएटेड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम। हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड इज छोटू सा ट्रायंगुलर। आज मैं कॉकरोच का डायग्राम दिखाऊंगी। कल इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों ने फिर से कॉकरोच लेके आके कॉकरोच का डिसेक्शन किया है और मुझे टैग किया है, मैम देखो हमने कॉकरोच पकड़ा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ट्रायंगुलर होता है, उसमें मैम कंपाउंड आईज होती हैं। वैसे तो कंपाउंड आईज ही फंक्शनल आईज होती है, लेकिन उनके पास सिंपल आईज भी होती है जिसे ऑसिलाई या ऑसिलस बोलते हैं। वो वर्किंग नहीं होती है, कंपाउंड आईज वर्किंग होती है। कैसे वर्क करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर एंटीने होते हैं बेटा, सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा होता है मैम माउथ पार्ट्स जो नीचे की तरफ है, इसीलिए तो हाइपोग्नाथस कंडीशन भी बोलते हैं। और माउथ पार्ट्स बेटा अगर तुम देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डायग्राम भी बनाया था, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मस्कीटो का देखोगे तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये च्यू करता है, बाइट करता है। इसमें क्या क्या है, लेब्रम, लेब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, ये सिंगल है। फिर बोलते हैं बेटा पेयर में मैक्सिले और पेयर में मैंडिबल। मैंडिबल का स्ट्रक्चर ऐसे था जिसके बेटा अंदर की तरफ इंसिजन रीजन आपको दिखता था, जैसे कि चॉप करने वाला है, ग्राइंडिंग रीजन। इंसिजन मतलब धारीदार, जैसे चाकू होती है ना बेटा, चाकू में कैसे धारियां होती है ना, कई चाकुओं में सब्जी अगर काटते हो तो यस, तो वैसे धारीदार होता है बेटा। तो ग्राइंडिंग के लिए होता है, क्रशिंग के लिए होता है। मैंडिबल भी पेयर्ड होता है, मैक्सिले भी पेयर्ड होता है। टंग होती है बेटा इसकी हाइपोफैरिंक्स। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके थोरैक्स की। तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स थे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बच्चे कंफ्यूज किससे होते हैं, प्रोनोटम से कंफ्यूज होते हैं। बट प्रोनोटम क्या होता है मैम, एक हार्ड काइटिनस प्लेट। मैंने कहा था ना अगर कॉकरोच को तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें प्रोनोटम एकदम क्लियरली दिखेगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और आधे बच्चों ने यार जीवन में कॉकरोच तो तुमने देखा ही होगा यार, ऐसे मत बोलो कि कभी देखा ही नहीं है। बट मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी आज, मतलब रियल टाइप का कॉकरोच है, उसमें तुम्हें पता चलेगा अरे हाँ मैम ये तो हमें सबसे पहले नजर आता है कॉकरोच जब हम देखते हैं। प्रोनोटम एक बड़ी सी काइटिन की प्लेट होती है जो बेटा थोड़े पार्ट हेड को भी कवर कर रही होती है, थोड़ा सा प्रोथोरैक्स को भी कवर कर रही होती है। तो ऐसा लगता है प्रोथोरैक्स नहीं है, प्रोथोरैक्स उसके नीचे है। और हर एक थोरैसिक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स। तो लेग्स होती है बेटा 3 पेयर। 1 पेयर ऑफ प्रोथोरैसिक लेग्स फ्रॉम प्रोथोरैक्स, 1 पेयर ऑफ मेसोथोरैसिक लेग्स फ्रॉम मेसोथोरैक्स, 1 पेयर ऑफ मेटाथोरैसिक लेग्स फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। तो लेग्स में तो कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं होगी। बात करते हैं विंग्स की। तो विंग्स में होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन, बट आई होप कल की क्लास के बाद बेटा आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं बेटा, और प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स नहीं निकली होती है, ये ध्यान रखना है। मेसोथोरैक्स से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, इसीलिए उसे 4 विंग्स बोलते हैं। और मेटाथोरैक्स से बेटा सेकंड पेयर ऑफ विंग्स, जिसे हाइंड विंग्स बोलते हैं। तो 4 विंग्स जो होती है उसे टेगमिना और एलिट्रा के नाम से भी जाना जाता है, बट हाइंड विंग्स का और कोई नाम नहीं है अदर देन मेटाथोरैसिक विंग्स। 4 विंग्स होती है डार्क, ओपेक, शाइनी होती है, लेदरी होती है। बट जो हाइंड विंग्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनस होती है, जैसे ड्रैगन फ्लाई टाइप के विंग्स है ना। और अगर मैं बोलूं बेटा 4 विंग्स, तो वो उड़ने के काम में नहीं आती है, वो हमेशा हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करती है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है। और बेटा जब उसे उड़ना होता है तो वो 4 विंग्स को श्यू बाहर निकालेगी, फिर श्यू करके हाइंड विंग्स निकलेंगे, फिर वो हाइंड विंग्स का इस्तेमाल करती है। तो हाइंड विंग्स आर यूज्ड फॉर फ्लाइट, वो उड़ने के काम में आती है। यहां तक किसी को कोई दुखदार समस्या तो नहीं। फिर बात करते हैं बेटा एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन में मैंने आपको एक एक पॉइंट्स लिखवाए थे, जो मैंने कहा था कि जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो तुमने लिखा था कि मैम देखो मेल का एब्डोमेन और फीमेल के एब्डोमेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच मेल्स में भी होता है, जेनाइटल पाउच फीमेल में भी होता है, बशर्ते जेनाइटल पाउच को बनाने वाले जो सेगमेंट्स होते हैं मैम वो मेल के लिए अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं। मैम फीमेल में जेनाइटल पाउच किस किस से बना होता है, 7th,
8 और 9th स्टर्नम के फ्यूजन से बना होता है, उनके मिलने से बना होता है। और 7th स्टर्नम स्पेसिफिकली बोट शेप का होता है इन केस ऑफ फीमेल। तो जेनाइटल पाउच किसके मिलन से बना बेटा फीमेल में? 7th 8th 9th स्टर्नम। बट मेल के केस में मैम जेनाइटल पाउच बना होता है 9th और 10th टर्गम along with 9th स्टर्नम। 9th का टर्गम भी है, 9th का स्टर्नम भी है along with 10th टर्गम। ठीक है, तो मैं क्लियरली बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं 9 10th टर्गम along with 9 स्टर्नम। और मैम ये जो जेनाइटल पाउच होता है ना, इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है जो आपको डिटेल में समझ में आएगी जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, अभी नहीं समझ में आएगा। जो मैंने लिखा है ना कि फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग होती है, स्पर्मैथिकल पोर की ओपनिंग होती है, तुम्हें पता ही नहीं है ये सब क्या है, तो तुम अभी टेंशन ना लो, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। किसी को भी यहां तक मेरे प्यारे प्यारे जक्सिनेरे सपोलो कोई दुखदर्द समस्या? बेटा आप लोग को सारी चीजें रिवाइज हुई या नहीं हुई, या रिवाइज भी नहीं मैं बोलूंगी, लर्न हुई या नहीं हुई? कोई चीज ऐसी लग रही है जो लर्न नहीं हुई अब तक जो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है? जल्दी बताओ बेटा। यस एवरीबॉडी। आज हम बेटा एब्डोमेन का एक लास्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि एब्डोमेन को देख के ही तुम ना पहचान सकते हो कि फीमेल कॉकरोच है या मेल कॉकरोच है। तो एब्डोमेन में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम जिसे देख के पता लगाया जाता है कि एक मेल कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच है? शानदार है बेटा, गुड है, ऑल गुड, बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। तो आज हम शुरू करने से पहले ना बेटा एक तो मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, प्रोनोटम और विंग्स को दिखाती हूँ, और एक दो बातें जो मेरे को बोलनी थी वो मैं करूंगी। हाँ, ये आपको कॉकरोच नजर आ रहा है, ये आपको कॉकरोच नजर आ रहा है। जब ये कॉकरोच रेस्ट पर है ना, तो तुम इसके ऊपर से जो विंग्स देख पा रहे हो ना, जो डार्क है, ओपेक है, ये वाली विंग्स जो होती है ना बेटा, ये वाली विंग्स हैं एक्चुअल में इसकी 4 विंग्स जब ये रेस्ट पर होता है। जब ये उड़ने के काम में आता है ना बेटा, तो ये 4 विंग्स को निकालता है। ये देखो ये 4 विंग्स है जो प्रोथोरैक्स से निकली होती है, सॉरी जो मीजोथोरैक्स से निकली होती है। और बेटा ये मेटाथोरैसिक विंग्स या हाइंड विंग्स का इस्तेमाल करता है जो ट्रांसपेरेंट सी होती है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है बेटा? अब तुम्हें फील आएगी कि हाँ मैम यही आपने बताया था, ये फील आएगी। और तुमने कभी कॉकरोच देखा होगा तो तुम्हें ये बहुत क्लियरली नजर आता है कॉकरोच से। और ये जो कॉकरोच का ये जो होता है ना, एक्चुअल में ये क्या है? ये एक्चुअल में इसका प्रोनोटम है, जो इसके थोड़ा सा प्रोथोरैक्स को कवर कर रहा होता है और थोड़ा सा इसके हेड को कवर कर रहा होता है। ये एंटीना दिख रहा है, ये कंपाउंड आइज दिख रही है बेटा, ये साइड में कंपाउंड आइज दिख रही हैं, ये इसके माउथ पार्ट्स दिख रहे हैं बेटा अलग अलग, ये इसके एंटीने दिख रहे हैं, ये इसकी टांगे दिख रही है ना। तो ये प्रोनोटम तुम्हें एक्चुअल में पता है, बट तुमने ध्यान नहीं दिया है कि उसे प्रोनोटम बोलते हैं, है ना। तो ये एक डायग्राम है। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा ना ये क्या बोलते हैं, ये जेनाइटल पाउच तुम्हें अभी समझ तो नहीं आएगा बेटा। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी ना तो मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन पढ़ा। असली कॉकरोच लग रहा है ना, लग रहा है जैसे असली कॉकरोच है। एक बच्चा कह रहा है खजूर लग रहा है, भाई खजूर खा नहीं पाएगा तू अगर ऐसे बोलेगा। तो ये वाला डायग्राम मैं लेके आऊंगी जब मैं तुम्हें बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम्हें अभी समझने लगेगा। ये जो है ना, ये फीमेल का जेनाइटल पाउच दिखाया हुआ है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी जेनाइटल पाउच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है। मेल के केस में बेटा ये जेनाइटल पाउच दिखाया हुआ है, बट अभी तुम्हें समझ नहीं लगेगा, इसीलिए इसे अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी तुम सिर्फ ये याद रखना कि जेनाइटल पाउच मेल्स में कौन कौन से सेगमेंट के फ्यूजन से बना और फीमेल्स में किस किस के सेगमेंट से फ्यूजन से बना। ठीक है ना। यस एवरीबॉडी। एब्डोमेन बेटा पहले मैं लिखवा देती हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं उसी दौरान फिर आपसे वो बातें करूंगी जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। ठीक है, तो एब्डोमेन में ये पॉइंट बेटा कंटिन्यू करके लिखो। ठीक है, एब्डोमेन में पॉइंट्स को कंटिन्यू करके लिखो। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम है बेटा, वैसे तो जरूरत नहीं होती, बट मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, तो एब्डोमेन में ही बेटा एक पॉइंट कंटिन्यू करके लिखो कि, और स्टार मार्क करना बेटा इस पॉइंट को। इस पॉइंट में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? इसमें लिखोगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म is observed in cockroach। बेटा व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का अर्थ क्या था, उसका मतलब क्या था बेटा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या था? हमने फ्रॉग के केस में भी पढ़ा था। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैम एक फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट कर पाने के प्रॉपर्टी को, हम एक मेल को मेल बोल पा रहे हैं,
एक फीमेल को फीमेल बोल पा रहे हैं, हम क्लियरली ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बेटा कहां पे लिखी हुई है, फ्रॉग वाले टॉपिक में लिखी हुई है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोच। जब आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं मतलब बेटा मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। वैसे तो वापस से बेटा कहानियां बार बार ना नोट्स को इतना भरना नहीं चाहिए, है ना, कैन बी डिस्टिंग्विश। अभी तो मजा आता है, बाद में बेटा आपको ना लगता है आपने ना एक एक चीजों को 10-10 बार लिखा है, आपका नोट्स लेंदी लग रहा है आपको। डिस्टिंग्विश्ड, मेल एंड फीमेल कैन बी बेटा डिस्टिंग्विश्ड। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस बार नीट में पूछी भी गई थी, जब आप बेटा मेल्स की बात करते हो और फीमेल्स की बात करते हो तो सबसे पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगी जिससे सवाल आता है, और इससे इस बार ही नहीं बेटा, इससे सवाल आए हुए हैं। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है बेटा, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल और फीमेल कॉकरोच को आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अ मेल हैज एनल सर्काई 10th tergum as well as anal styles 9th sternum. Female only has anal cerci 10th tergum, ठीक है, यस। हाँ बेटा, एब्डोमेन स्टार्ट हुआ है तो एब्डोमेन के अगले पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर हम यहां पे लिखेंगे विंग्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड एब्डोमेन। बस इतना ही लिखना है बेटा, बस इतना ही लिखना है। मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी आपको, वो डायग्राम कवर करने की लिखने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेटा इन पॉइंट्स को लिखो और इस टेबल को करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, यस। प्रतिभा बेटा वो रिवाइज तो करा दिया और बता भी दिया कि वो रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी, आपने ध्यान से सुना नहीं अभी मैंने क्या बोला, वो वाला पॉइंट आपको अभी समझ आएगा ही नहीं जब वो रिप्रोडक्शन वाला है। अभी तो सिर्फ बेटा आपको क्या करना है, कल की कुछ लाइन रह गई थी एक्सपेंड बेटा, कौन सी लाइन रह गई थी, कौन सी लाइन रह गई थी, एक दूसरे का देख के सिर्फ लिखते हो, कौन सी लाइन रह गई थी। मैंने आपको बताया तो था कि एब्डोमेन वाला पॉइंट जो है 9, 10, और वो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, आपने वो देखा ही नहीं है लास्ट में। मैंने क्लास में 9th और 10th टर्गम के फ्यूजन से अलॉन्ग विद 9th स्टर्नम और 7th 8th 9th स्टर्नम के फ्यूजन से फीमेल जेनाइटल पाउच बनता है, ये क्लास में मैं बोल के गई हूँ। आप क्लास पहले लीव करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा बेटा, है ना। और जो जेनाइटल पाउच से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे ना बेटा कि उसमें स्पर्मेटिकल पोर की ओपनिंग होती है, फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग होती है, या जिसकी भी ओपनिंग होती है, गोनापोफाइसिस की ओपनिंग होती है, वो अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए रिप्रोडक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। डन डन एवरीबॉडी, डन, यस यस। अब बेटा इसको थोड़ा सा देखिए, ये मैंने क्या लिखा है। अगर आप बेटा इनके एब्डोमेन को ध्यान से देखेंगे, एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, तो जब आप इसके एब्डोमेन को ध्यान से देखते हैं ना बेटा, तो एब्डोमेन को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फीमेल कॉकरोच है या मेल कॉकरोच है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, मेल कॉकरोच में ना दो ऐसे छोटे छोटे से बाहर बेटा फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर्स, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। मेल के केस में ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, 1 पेयर ऑफ एनल सर्काई एंड 1 पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स। याद रखो बेटा, एनल सर्काई दोनों में है, मेल में भी है फीमेल में भी है। मैंने यहां पे लिखा है ना, फीमेल ओनली हैज एनल सर्काई,
फीमेल के पास बेटा एनल सर्काई भी फीमेल के पास भी एनल सर्काई होता है, मेल के पास भी एनल सर्काई होता है और इसकी लोकेशन होती है 10th टर्गम में। बट फीमेल के केस में ओनली एंड ओनली एनल सर्काई होती है, एनल स्टाइल्स नाम के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बेटा ये वाला डायग्राम ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम में देखो ये एनल बेटा क्या बनाया हुआ है, ये सर्काई बनाई हुई है, ये एनल सर्काई बनाई हुई है, ये फीमेल का बेटा दिखाया हुआ है और यहां पे बेटा दिखाई हुई है मेल का बेटा एब्डोमेन, जहां ये एनल सर्काई तो दिखाया हुआ है। दीज आर बेटा, अब इनके ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कोई सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, तो इनके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं दी हुई कि एग्जैक्टली एनल सर्काई क्या करता है, एग्जैक्टली एनल स्टाइल्स क्या करते हैं। तो एनल सर्काई या एनल स्टाइल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो इनके एब्डोमेन में आपको नजर आते हैं, बट एनल सर्काई जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में है। बट अगर आपको इसके अलावा फीमेल में मेल में अगर आपको एक और ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए, ऐसे एक और बेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए, इन्हें बोला जाता है एनल स्टाइल्स। और एनल स्टाइल्स सिर्फ मेल्स में दिख रहे हैं, स्टाइल सिर्फ मेल में दिख रहा है। हालांकि स्टाइल एंड फीमेल को आप रिलेट करते हो, बट यहां पे ऐसे सोचना कि मेल्स के पास स्टाइल्स है, फीमेल के पास स्टाइल्स नहीं है। कोई दुखदर्द समस्या बेटा यहां तक, कोई दुखदर्द समस्या बेटा यहां तक? एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो बेटा, एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो बेटा, जिनको समझ में आ गया, जो अपने बच्चे हैं उनको एक बारी थम्स अप दे दो, ठीक है। तो एनल सर्काई जो है दोनों में है और सेगमेंट याद रखना है बेटा 10th टर्गम, और एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है। लोकेशन याद रखनी है 9th स्टर्नम। पूछा जाता है, नीट 2024 का सवाल था, PYQ है। और मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है ना कि मेल्स के केस में स्पेशली अगर तुम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हो तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में मेल्स के केस में जो विंग्स होती है ना, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन, मतलब कि एब्डोमेन से भी बियॉन्ड, एब्डोमेन से भी लंबी होती है। और अगर आप इस कॉकरोच को देख रहे हो ना, ये कॉकरोच का वेंट्रल वाला हिस्सा है बेटा, जिसमें उसकी तुम्हें यहां से टांगे निकलती हुई नजर आ रही है ना, ये कॉकरोच का एब्डोमेन वाला वेंट्रल वाला हिस्सा है और इसकी ये विंग है। तुम विंग को अगर ऑब्जर्व करोगे तो विंग इसके बॉडी से बियॉन्ड जा रही है, उससे बाहर जा रही है, लंबी होती है। तो वही बात हमने लिखी हुई है कि विंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन। ये मेल कॉकरोच के केस में, फीमेल कॉकरोच के केस में नहीं है। एक बारी बेटा यहां तक की एनसीईआरटी रीडिंग कराए। यस एवरीबॉडी, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, फिर भी अगर आप चाह रहे हो कि तुम्हें बनाना है तो तुम बना के देख लो बेटा, बिल्कुल बना लो, बिल्कुल बना लो। ये वाला डायग्राम बेटा ड्रॉ कर लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं। अगर आपको है कि आपको ड्रॉ करना है, एब्सोल्युटली गो अहेड एंड ड्रॉ, बट आपको बेटा 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। एब्डोमेन बनाओ और ऐसे करके मेल के केस में बेटा एनल सर्काई भी दिखाओ और ऐसे करके एनल स्टाइल्स भी दिखाओ, और फीमेल के केस में सिर्फ दिखाओ ऐसे स्ट्रक्चर्स बेटा जिसे आप बोल रहे हो एनल सर्काई, दैट्स ऑल। डन कर लो। सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करें। पहले बेटा मॉर्फोलॉजी में यहां तक जो भी पढ़ा है ना, एक बारी यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। अब इसके बाद बेटा आपका कोई भी चीज बेटा अनक्लियर नहीं होना चाहिए और सब याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूं, सिर्फ पढ़ना नहीं है क्लास में बैठ के कि हाँ मैम की और सर की बातें अच्छी तो बहुत लग रही है पर नंबर नहीं आ रहे हैं। हमारे बेटा अच्छी बातें लगने से कुछ नहीं होगा, नंबर अच्छे आने चाहिए और तभी आएंगे जब आप अटेंशन के साथ में पढ़ेंगे और लर्न करते हुए चलेंगे क्लास में, ठीक है। डन एवरीबॉडी। चलिए एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा। देखो क्या बोला है, कॉकरोचेस आर ब्लैक और ब्राउन बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा से वो बिलोंग करता है, ठीक है। अरे भाई बोर्ड देखो बेटा, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये लिखे हुए हमने सबसे पहले दिन लिखे थे हमने बेटा। साइज इनका होता है 1/4 से 3 इंच, सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर, एंड हैव लॉन्ग एंटीने, दे हैव लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी पार्ट यानी कि प्रोनोटम की बात कर रहे हैं, जो हेड को कंसील कर रहा होता है।
ये होते हैं नॉक्टर्नल, रात में एक्टिव, ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि सब कुछ खाते हैं, लिव इन डैम्प प्लेसेस, इसके बारे में मैं आगे भी तुम्हें बताऊंगी, थोड़े गीले एरिया के आसपास रहते हैं क्योंकि आगे जब बेटा फीमेल कॉकरोचेस को एग भी देना होता है ना, एग वो बाहर रिलीज करती है एक्चुअल में एग केस के अंदर, तो वो ना गीले गीले, ताकि उसके जो एग केस है ना वो ड्राई ना हो जाए, सूख जाएगा तो फिर बेटा खराब हो जाएगा, तो वो गीले गीले एरियाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। भाई हमारे घरों में पाए जाने लग गए, हमारे घरों में रहने लग गए, रेजिडेंट हो गए हैं और बेटा बीमारियां फैलाते हैं, पेस्ट है, पेस्ट मतलब बीमारी फैलाएंगे अभी, और वेक्टर्स भी होते हैं। वेक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है? वेक्टर्स आगे बेटा तुम 12वीं कक्षा में जाओगे तो तुम पढ़ोगे, व्हीकल्स, बीमारी कैरी करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच भी इज अ वेरी गुड वेक्टर, जैसे मच्छर वेक्टर होता है, व्हीकल होता है। जैसे मुझे अगर बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं पैदल जा सकती हूँ बिना किसी बेटा गाड़ी के, और या तो मैं साइकिल की मदद से जा सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह, या तो मैं बेटा बाइक की मदद से जा सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह, या मैं कार की मदद से जा सकती हूँ। अगर मैं किसी चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो वाली चीज मेरे लिए क्या है? एक कैरियर, एक वेक्टर है। तो वैसे ही बेटा ये भी कैरियर वेक्टर की तरह काम करते हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स के लिए एज अ वेक्टर काम करते हैं, ठीक है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो बेटा एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, 3453 mm लॉन्ग, ये वाली बात बेटा मैं कह चुकी थी। विंग्स दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन केस ऑफ मेल्स, मेल्स के केस में विंग्स एब्डोमेन के बियॉन्ड जाती है, बताया था ये मैंने, यस। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स बेटा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी सेगमेंटेड होती है और बॉडी बेटा डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। फिर लिखा हुआ है बेटा एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर। बॉडी बेटा तभी तो भूरी रंग की दिखती भी है ना कॉकरोच को, क्योंकि उसकी बॉडी कवर्ड ही होती है बेटा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट। हर एक सेगमेंट में जो हार्ड प्लेट्स होती हैं काइटिन की, हर एक सेगमेंट की उन प्लेट्स को बोला गया स्क्लेराइट। एंड उसी में डॉर्सल वाली जो स्क्लेराइट है उसे टर्गाइट या टर्गम बोलते हैं, स्टर्नाइट या स्टर्नम बोलते हैं या स्टर्ना बोलते हैं बेटा वेंट्रली, ठीक है। टर्गाइट भी बोल सकते हो, टर्गम भी बोल सकते हो, टर्गा भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और इसमें बेटा प्लूरा भी दिया होता है, पर पता नहीं प्लूरा इसमें क्यों मिसिंग है, या तो दिया नहीं होता है, दिया नहीं है, आगे दिया होगा, ठीक है। प्लूरा होती है लेटरल साइड में बेटा, प्लूरा होती है, डॉर्सल में टर्गा होती है, नीचे में स्टर्ना होती है, और हर एक स्क्लेराइट कनेक्टेड होती है फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की मदद से। आगे देखे बेटा एक बारी देखो, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis। longitudinal body axis के हेड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ट्राइंगुलर होती है, and formed by the fusion of 6 segments shows great mobility in all directions due to a flexible neck। मैंने कल बताया था ना, वैसे गर्दन नाम की कोई अलग चीज नहीं होती है, प्रोथोरैक्स का ही एक एक्सटेंशन कहलाता है नेक, और उसी नेक से बेटा जो थोरैक्स होती है वो हेड से कनेक्टेड होती है, जिससे हेड की मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो पाती है बिकॉज ऑफ दैट फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। आगे बोलते हैं हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। हेड में क्या होता है? कंपाउंड आइज होती है, फंक्शनल होती है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइज इन फ्रंट ऑफ द आई। देखो सॉकेट क्या होता है? जैसे बेटा सॉकेट जैसे जिसके अंदर तुम प्लग इन करते हो, तो अगर सॉकेट नहीं होता तो प्लग को किसके अंदर डाल रहे होते हैं, है ना, तो सॉकेट चाहिए होता है। वैसे जैसे आंखें तुम्हारी देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी बेटा सॉकेट्स है, जिसे ऑर्बिट बोलते हो, बेसिकली एक खाली स्पेस। तो वैसे ही बोला है कि आंखों के पास सॉकेट होते हैं, यानी कि ऐसे स्पेस होते हैं जिसके अंदर एंटीना घुसा हुआ होता है और फिर वहां से एंटीना निकल रहा होता है। वही बात बोलिए कि एंटीना अराइजेस फ्रॉम अ मेम्ब्रेनस सॉकेट व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द आई। सॉकेट एक पर्टिकुलर स्पेस है जिस स्पेस से बेटा एंटीने निकल रही होती है बाहर की दिशा में, ठीक है।
एंटीने हैज सेंस, बेटा एंटीने के बारे में बाद में लिखाऊंगी, इसीलिए अभी नहीं लिखवाया है, जब मैं आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी तब मैं लिखवाऊंगी। जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ना कि इट हैज सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स बेटा कॉकरोच को बहुत जल्दी पता चल रहा होता है आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसके एंटीने के पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि आसपास मॉनिटर कर रहे होते हैं एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाले हिस्से में हेड के क्या होता है, माउथ पार्ट्स, जो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेटा लेब्रम, जिसे बोलते हैं अपर लिप, अ लेब्रम मतलब सिंगल लेब्रम, अ पेयर ऑफ मैंडिबल यानी वन पेयर, 2 इन नंबर, अ पेयर ऑफ मैक्सिले यानी कि 1 पेयर ऑफ मैक्सिले, अ लेबियम यानी सिंगल लेबियम लोअर लिप, एंड अ मीडियन बीच में होता है एक फ्लेक्सिबल lobed acting as a tongue. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by mouth parts. Mouth parts से बेटा अंदर में एक कैविटी बनी होती है जिसमें आपके टंग की प्रेजेंस होती है। जैसे हमारी भी ओरल कैविटी है ना, उसमें टंग है, तो वैसे ही माउथ पार्ट्स के अंदर एक कैविटी एनक्लोज होती है जिसमें वो टंग प्रेजेंट होगा। फिर क्या बोला है, थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये बोल चुके हैं बेटा। प्रोथोरैक्स होता है, मेसोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स होता है। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स by a short extension of the prothorax known as the neck। ये बात आगे कर चुके हैं। नेक का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोथोरैक्स से ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिससे वो नेक से थोरैक्स और हेड को कनेक्ट कर रहा होता है। ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स निकले हुए हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स। तभी तो मेसोथोरैसिक विंग्स होती है, मेटाथोरैसिक विंग्स होती है, प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं होती है बेटा। 4 विंग्स कॉल्ड मेसोथोरैसिक विंग्स आर टेगमिना, ओपेक, डार्क, लेदरी एंड कवर। बेटा टेगमिना भी बोलते हैं, एलिट्रा भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखो। कवर द हाइंड विंग्स एट रेस्ट। वो उड़ने के काम में नहीं आती है, वो सिर्फ हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करती है एट रेस्ट। हाइंड विंग्स होती है ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, यानी कि वो उड़ने के काम में आती है। ठीक है। The abdomen in both the male and female consist of 10 segments। ये हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। फीमेल में बेटा 7 स्टर्नम बोट शेप की होती है एंड टुगेदर विद 8th and 9th स्टर्ना इट फॉर्म्स अ ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच। हमने ब्रूड पाउच वर्ड अभी नहीं लिखा है, मैं ये सारी चीजें बेटा आपको ब्रूड पाउच, वेस्टिब्यूलम है ना, ये सारे पॉइंट्स में लिखाऊंगी जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। ठीक है। Whose anterior part contains, बेटा ये अभी आपको समझ नहीं आएगा तो ये वाली बात छोड़ दो। मैंने अब मेल्स वाला देख लो, ये वाली बात छोड़ दो, ये रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। मेल्स में देखो क्या लिखा है, जेनाइटल पाउचेस और जेनाइटल चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द हाइंड, मतलब एकदम पीछे की साइड होते हैं बेटा एब्डोमेन में, एंड आर बाउंडेड डॉर्सली बाय द 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्ना। आगे बेटा इनमें क्या क्या होता है अगेन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये याद रखो कि 9th और 10th टर्गम अलॉन्ग विद 9th स्टर्नम। ये वाली बात देखो बेटा, मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। फीमेल्स में एनल स्टाइल्स नहीं होती है, सिर्फ एनल सर्काई होती है। इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस एनल सर्काई। नीट 2024 का सवाल। दैट्स ऑल। डन बेटा, एक बारी थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। फिर हम बेटा शुरू करेंगे एनाटमी। एनाटमी ऑफ कॉकरोच, जहां हम पढ़ेंगे एनाटमी मतलब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरनल सिस्टम्स के बारे में, अंदर से ये कैसा दिखता है। बेटा सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने एक एक बेटा एनसीईआरटी की लाइन को भी क्लास में आपको रीड करा दिया। ये एक्स्ट्रा टाइम है बेटा, ये लेक्चर में टाइम मिला नहीं हुआ होता है, बट ये एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको पढ़ाते हैं। बट आई होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। एटलीस्ट आप मेरे साथ एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, यस, चलो बहुत शानदार बेटा। ठीक है, एनाटॉमी पढ़ते हैं बेटा, एक बारी चार्ट्स डिसेबल कर देते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर बाद में बेटा वापस से हम चार्ट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, हाँ, एनाटॉमी में बेटा यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रही हूं तो ऑफ कोर्स बेटा एलिमेंट्री कैनाल प्लस दी ग्लैंड्स। और हमें ना एक डायग्राम बनाना है।
मैं देखो बेटा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना, पोथियां नहीं बनानी है आपको अभी। कहानी पोथियां तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा कहानी लिखा हुआ है, इतनी बड़ी सी बेटा कहानी को लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपको इतनी बड़ी कहानी को ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ताकि सेम कंटेंट आप शॉर्ट में कैसे लिख रहे हो, फ्लो चार्ट्स में कैसे लिख रहे हो, और डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ताकि आपको बाद में पढ़ते वक्त ना बहुत आसान लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे एलिमेंट्री कैनाल का। तो आप पहले देख लो कि कैसा बना हुआ है, ताकि आपको ना आइडिया रहे। हम एग्जैक्टली बेटा एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा ही डायग्राम बनाने वाले हैं जैसा ये बना हुआ है, इतने ही स्पेस में बनाने वाले हैं। और डायग्राम को थोड़ा सा सेंटर पे बनाना, क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग जो करेंगे वो लेफ्ट और राइट में करेंगे, और मैक्सिमम पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे कि वो डायग्राम में ही हम लिख दें। ठीक है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है, कोई लैंडस्केप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है। तो मैं बेटा फ्रेश पेज से बना रही हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश पेज से बना रही हूँ। आप बिल्कुल देख चुके हैं कि डायग्राम कैसे बनना है, तो बेटा शुरू करिए। ठीक है, शुरू करिए बेटा, शुरू करिए। अरे भाई, इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। जब बेटर बनाने जाओ ना तो बेटर नहीं बनता, उससे अच्छा पहले वाला ही रहने देते हैं। सही है ना, यही सही है। ठीक है, फिर बनाते हैं बेटा गिजर्ड। ये गिजर्ड है। फिर बनाते हैं मिडगट। ठीक है, और फिर बनाते हैं हाइनगट। नाइस। बस एक क्रॉप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सारी चीजें मुझे बढ़िया लग रही है। तो क्रॉप की थोड़ी रेंटिंग पेंटिंग कर दी जाए। ठीक है, अगर अच्छा बन गया बेटा एक बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो बेटा वही रखेंगे जो पहले बनाया हुआ था। अब इधर से भी बेटा इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। मुझे तो बेटर लग रहा है बेटा ये। और साथ साथ में बनाओ बेटा, बाद में फिर मैं समझाऊंगी तो तुम कहोगे मैम लिखने का टाइम दे दो। साथ साथ में बनाओ, साथ साथ में बनाओ। अरे भाई चलो सही है, इतना ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान से देखना, एक दो चीजें हैं, फिर ना बेटा तुम गड़बड़ ना कर दो। अभी मैं ना वो वाले स्ट्रक्चर से भी बनाऊंगी नहीं, जैसे जैसे तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे साथ साथ ही फिर बनाऊंगी। ठीक है, अभी तो सलाइवरी ग्लैंड्स थोड़े से दिखा देते हैं, एंड सलाइवरी रिजर्वॉयर्स कुछ दिखा देते हैं।
ठीक है, और एक दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, डायग्राम कितने सारे लोगों का बन गया? मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, मेरे को बताना, या कितना बना है? डायग्राम की क्लैरिटी मिली है? यस यस, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्सोल्युटली। ठीक है, कॉकरोच का बाहर का बेटा कर्व्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कॉकरोच का ही एलिमेंट्री कैनाल ही दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद अमीश बेटा, धन्यवाद। बना लिया साथ साथ में। अब देखो बेटा, हम कैसे हर एक पॉइंट को बिना किसी बेटा अतिरिक्त पेज का यूज किए हुए कोशिश करेंगे कि इसी में कवर करे सारे पॉइंट्स जो एलिमेंट्री कैनाल के दिए हुए हैं, और आपको एनसीईआरटी से भी दिखाएंगे कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। एक आधा कुछ बच गया तो उसे हम अलग से लिख लेंगे, बट मोस्टली वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, सो दैट बेटा योर टॉपिक लुक्स छोटू बट इट इज एक्चुअली हैविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ कंटेंट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा देखो, इनकी भी एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है इनका फोरगट, एक होता है इनका मिडगट, और एक होता है इनका हाइंडगट। लगातार नीट में एलिमेंट्री कैनाल नीट में फेवरेट टॉपिक बना हुआ है कॉकरोच का। लगातार इसमें से एक ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी। आपकी किस्मत बेटा अच्छी हुई तो इसी से क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी आता है, बहुत इजी। और मतलब डेटा भी चेंज नहीं करते हैं, सेम टू सेम देते हैं। ठीक है, मैंने बोला इसके एलिमेंट्री कैनाल को मैम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आप अतिरिक्त के चक्कर में जो एनसीईआरटी दिया हुआ है वो मत भूलना बेटा। कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई कितना एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा रहा है, अगर आपने उस पे, अभी तो मजे आएंगे क्योंकि अभी तो 11th में हो, बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि नोट्स में एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं होता तो अच्छा होता। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखना है कि क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए। पढ़ाने को बहुत कुछ है बेटा, बट आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है। बात करें इसके बेटा फोरगट की, तो फोरगट पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एनसीईआरटी में लेबलिंग में माउथ तो नहीं दिखाया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूं कि समझो बेटा, इसे तुम बोल रहे हो द माउथ ऑफ द कॉकरोच। माउथ ऑफ द कॉकरोच, माउथ लीड्स टू अ शॉर्ट, माउथ लीड्स टू एक छोटू सा फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स लीड्स टू अ ट्यूब्यूलर, ट्यूब जैसा एक पार्ट जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं ईसोफेगस। तो माउथ लीड्स टू एक छोटू सा फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड्स टू बेटा ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस लीड्स टू एक बहुत बड़ा चेंबर जो तुम्हें नजर आ रहा है। तुम्हें डायग्राम में भी ये बड़ा नजर आ रहा है, और ये वैसे भी बहुत बड़ा चेंबर होता है जिसे बोला जाता है बेटा क्रॉप, जिसे बोलते हैं क्रॉप। ये बहुत बड़ा चेंबर होता है। देखो, माउथ से रिलेटेड कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है, ये बोला हुआ है कि यार माउथ पार्ट्स की मदद से कॉकरोच क्या करेगा, फूड को ग्रैब करेगा, मतलब पकड़ेगा। गिजर्ड उसको थोड़ा सा बेटा उसकी धुनाई भुलाई करेगा, मतलब कि घिसाई करेगा, फिर वो बकल कैविटी में आएगा, सलाइवा से मिक्स होता है। वैसे तो एंजाइम्स होते हैं, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है तो हम फालतू का उसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि भाई फूड इनके सलाइवा से मिक्स होके कहां से कहां गया, फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, फिर क्रॉप में आया। क्रॉप इज अ थैले जैसा स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, झोले जैसा स्ट्रक्चर, झोले जैसा होता है। और मैम यहाँ फूड टेम्पररी स्टोर हो सकता है, फूड कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड इन द क्रॉप विच इज अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खाना स्टोर हो सकता है। और बेटा फिर ये फोरगट के लास्ट पार्ट में जाता है जिसे बोला जाता है बेटा गिजर्ड, जिसे बोला जाता है बेटा गिजर्ड। बात समझे? ठीक है, एक काम करते हैं, गिजर्ड को ना ऐसे लिखते हैं कि क्रॉप से रिलेटेड पॉइंट जो हमें लिखने होंगे ना हम लिख पाए। इसे क्या बोला बेटा? इसे बोलते हैं गिजर्ड। इसे क्या बोलते हैं? गिजर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, गिजर्ड भी बोलते हैं इसे, इसे प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको बेटा मैं बताऊं, मैं जो आपको अभी बोल रही थी, मैंने कहा भाई ये सारे पार्ट्स
कहां से शुरू करके बेटा, माउथ से शुरू करके गिजर्ड तक, ये बनाते हैं आपके कॉकरोच का फोरगट। ये क्या बनाते हैं कॉकरोच का बेटा, फोरगट, नंबर 1 पार्ट, नंबर 1 पार्ट। ठीक है, यस एवरीवन। और जैसे कि बेटा मैंने रेक्टम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बोले, हम फटाफट से यहीं पे सॉरी क्रॉप से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बोले या गिजर्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बोले फटाफट से यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्रॉप के बारे में मैंने बोला कि क्रॉप क्या होता है मैम, क्रॉप होता है लार्ज सैक लाइक, सैक मतलब मैम झोले जैसा, सैक लाइक। और क्या बोला मैम इसके बारे में आपने, और बोला फूड कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड हियर, फूड कैन बी टेम्पोररीली स्टोर्ड हियर। ये हमने किससे रिलेटेड पॉइंट्स बोले मैम, क्रॉप से रिलेटेड पॉइंट्स जो मेंशन थे, तो हमने क्रॉप से रिलेटेड पॉइंट्स यहीं पे लिख डाले, अलग से पोथियां बनानी ही नहीं है। फिर बेटा गिजर्ड आता है, एंड गिजर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। बेटा गिजर्ड को सबसे पहले तो इसके बारे में पॉइंट्स लिखने के लिए इसको थोड़ा अलग से लिखेंगे। गिजर्ड ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूलस। बेटा इसको नाम को बार बार बोला करो, कॉकरोच में कई सारे ऐसे टर्म सुन रहे हो जो पहली दफा सुन रहे हो। प्रोवेंट्रिक्यूलस, प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोवेंट्रिक्यूलस। द अदर नेम ऑफ गिजर्ड इज कॉल्ड प्रोवेंट्रिक्यूलस। और गिजर्ड का अगर तुम बेटा अंदर से शक्ल सूरत देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि गिजर्ड करता क्या है। गिजर्ड करता है ग्राइंडिंग, खाने की प्रॉपर ग्राइंडिंग। और क्यों कर पाता है ग्राइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर दांत होते हैं, अपने जैसे नहीं बेटा, काइटिन के बने हुए दांत होते हैं, काइटिनस टीथ। काइटिन तो हार्ड है ना, तो काइटिन के बने हुए बेटा इनके अंदर 6 होते हैं, 6 क्यूटिक्यूलर टीथ, अंदर की तरफ ऐसे 6 क्या होते हैं बेटा, ऐसे 6 क्यूटिक्यूलर टीथ, 6 क्यूटिक्यूलर टीथ होते हैं गिजर्ड के अंदर। ऑफ कोर्स जब इसके अंदर क्यूटिक्यूलर टीथ होगा तो बेटा ये उस क्यूटिक्यूलर टीथ की मदद से ग्राइंडिंग कर सकता है। तो पूछते हैं विच पार्ट ऑफ द गट इनेबल्स द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, प्रोवेंट्रिक्यूलस और द गिजर्ड। और पता है इसमें कौन, वैसे तो डिटेल में, अच्छा मैंने साउथ में भी एक जगह पे पढ़ाया था, तो वहां पे ना कॉकरोच को, क्योंकि उनका स्टेट बोर्ड में ना कॉकरोच को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ाया जाता था, तो वहां पे मैं गिजर्ड के बारे में उसकी पूरी फंक्शनिंग पढ़ाती थी कि वो कैसे करते हैं। तो एनसीईआरटी ने तो एक ही पॉइंट दे रखा है कि इसके बाहर ना सर्क्यूलर मसल्स होती है, सर्क्यूलर, गिजर्ड के बाहर की तरफ सर्क्यूलर मसल्स होती है और अंदर की तरफ 6 क्यूटिकुलर काइटिनस टीथ होते हैं। तो एक्चुअल में वो मसल्स का इस्तेमाल करती है। जब वो मसल्स में बेटा मूवमेंट होती है ना, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मसल्स का यूज करती है गिजर्ड के, तब बेटा उसकी मूवमेंट होती है जिससे दांतों का वो काइटिनस टीथ का इस्तेमाल करके ग्राइंड कर पाती है। बट एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि भाई इंटरनली गिजर्ड इज हैविंग 6 chitinous teeth which helps in the grinding of the food, and on outside the gizzard is having beta a layer of circular muscles. ठीक है, yes yes, हाँ देखो तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, inside it has 6 chitinous teeth using which या फिर which helps in grinding of the food, grinding of food, and on outside it has a layer of सर्क्यूलर मसल्स, ठीक है। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है बेटा, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है बेटा, यस यस। पिंक कलर में क्या है वो अभी बताया नहीं है बेटा, सब्र करो अभी बताऊंगी, अभी बताया नहीं अभी बताऊंगी, ठीक है। यहां तक कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है, इजी लगा। फोरगट के बारे में सारे पॉइंट्स बेटा आपने कवर कर लिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अभी मैं आपको रीड कराऊंगी तो आप देख लेना,
तो फोरगट कहां से चालू हुआ, क्योंकि बेटा ये फ्लो चार्ट पूछते हैं। माउथ लीड्स टू फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस लीड्स टू क्रॉप लीड्स टू गिजर्ड। क्रॉप की प्रॉपर्टी हमने लिख ली, गिजर्ड की प्रॉपर्टी हमने लिख ली। अब मैम आता है एक ट्यूब। अब बेटा आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्यूब कहां से शुरू हुई? गिजर्ड तक आते आते बेटा क्या हो गई, गिजर्ड तक आते आते बेटा आपका फोरगट खत्म हो गया। अब बेटा गिजर्ड के यहां पर आपको ऐसे, अच्छा मैं एक क्यूटिकुलर टीथ को भी लेबल कर रही हूं, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो आपको एक्चुअल में दिखते हैं गिजर्ड और मिडगट के बीच में, या तो गिजर्ड और मिडगट के बीच में बोल दो, और या तो बोल दो बेटा फोरगट और मिडगट के बीच में। और ये पहली बात तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अरे यार ये कौन सा कलर आ गया, इसे बोला जाता है बेटा क्यूटिकुलर टीथ। इसे क्या बोला, सॉरी काइटिनस टीथ, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेटा, ये जो मैंने बनाए इसे बोला जाता है हेपेटिक सीके। स्टार मार्क करो बेटा, स्टार मार्क थोड़ा साइड से लिखना पड़ेगा, हेपेटिक सीके एंड स्टार मार्क दिस। क्वेश्चन की बहुत ज्यादा संभावना है इस पॉइंट से, ठीक है बेटा। ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रही है ना, ये वाली ट्यूब, ये यहां से शुरू करके एक्चुअल में यहां खत्म हो जाती है ये ट्यूब। ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रही है ना बेटा, इस ट्यूब को बोला जाता है मिडगट। इस ट्यूब को बोला जाता है बेटा मिडगट। मिडगट को हम उसी कलर से लिखते हैं जिस कलर से हमने फोरगट को लिखा हुआ है। इस ट्यूब को बोला जाता है बेटा मिडगट, और मिडगट का दूसरा नाम होता है मीजेंटेरॉन। बेटा मेरे साथ में बोलो, मिडगट को और क्या बोला जाता है, मीजेंटेरॉन। मिडगट या फिर मीजेंटेरॉन, दिस इज द मिडगट, ये वाली ट्यूब। और मिडगट के बेटा फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, मिडगट के बेटा फर्दर कोई डिविजन्स नहीं है, इसके फर्दर कोई डिवीजन नहीं होते। ये एक ट्यूब जैसी होती है बेटा, एक पतली सी ट्यूब होती है, ये भी एक ट्यूब है। और ये हाइंडगट जहां से चालू होता है ना, हाइंडगट भी एक ट्यूब है। हाइंडगट की ट्यूब थोड़ी मोटी ज्यादा होती है उसकी वॉल, और मिडगट की ट्यूब जो होती है वो पतली थोड़ी सी होती है, ठीक है। यस अच्छा, मसल्स कहां होते हैं बेटा गिजर्ड में? गिजर्ड में मसल्स बाहर की तरफ होते हैं, आपको डायग्राम में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है मैम, यहां पे जो आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसे बोलते हैं हिपैटिक सीके, इसको एक और नाम से जाना जाता है गैस्ट्रिक सीके। गैस्ट्रिक सीके या फिर हिपैटिक सीके। ये हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके सबसे पहले बोलते हैं कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है बीच में, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। क्योंकि ये पूरा क्या है बेटा, गिजर्ड तक आपका फोरगट है, तो या तो तुम बोल दो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में है, और या तो तुम बोलो स्पेसिफिकली कि गिजर्ड और मिडगट के जंक्शन में। दोनों में से कोई गलत नहीं है, बट आपसे क्वेश्चन में जब पूछते हैं तो ये पूछते हैं फोरगट और मिडगट के जंक्शन में जो चीज प्रेजेंट होती है वो क्या है, हिपैटिक सीके। फिर बोलते हैं हिपैटिक सीके कितने होते हैं, तो बेटा 6 to 8 इन नंबर, पेयर नहीं, 6 से 8 होते हैं इन नंबर। अभी हिपैटिक सीके जिसे आप गैस्ट्रिक सीके भी बोल रहे हो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डाइजेस्टिव जूस बनाना, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। पता है ये कहां करती है सिक्रीट? ये उस पार्ट में करती है जहां सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है? मिडगट में होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है? मिडगट में होता है। ये गैस्ट्रिक सीके क्या करती है, सारा डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि बेटा इन्हीं दोनों के जंक्शन में प्रेजेंट है, मिडगट में लाके सारा डाइजेस्टिव जूस उस मिडगट के अंदर डालती है जहां पूरा डाइजेशन बेटा होता है, जहां पूरा डाइजेशन बेटा होता है। पर एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा तो मिडगट के बारे में दिया नहीं हुआ है, सिर्फ इतना कहा हुआ है बेटा कि मिडगट इज अ थिन ट्यूब विच इज, मतलब इफ यू कंपेयर इट विद द बेटा हाइंडगट, तो हाइंडगट के कंपैरिजन में बेटा ये थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है बेटा, पतली होती है, दैट्स ऑल। और इसका दूसरा नाम होता है मीजेंटेरॉन। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो बेटा इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख लें क्या बेटा, फटाफट से लिखो, फटाफट से। हिपैटिक सीके के बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख लें क्या? 6 to 8 इन नंबर, इन नंबर बेटा, पेयर्ड नहीं, 6 to 8 इन नंबर, ऑल्सो नोन एज hepatic CK and it secretes
and it secretes digestive juice, and it secretes digestive juice into the midgut. और इसके बारे में क्या लिखोगे बेटा, एक और पॉइंट, या फिर एक काम कर लो ना, मेसेंटेरॉन को बाद में लिख लो, मेसेंटेरॉन को बाद में लिख लो, पहले इसको कंप्लीट कर लो. एंड इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू मिडगट. और इसकी लोकेशन लिख लो बेटा, लोकेटेड. लोकेटेड में क्या लिखोगे बेटा, बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, सॉरी फोरगट एंड मिडगट. मिडगट और हाइंडगट के बीच में भी एक चीज होती है, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल. इट इज लोकेटेड बिटवीन फोरगट एंड मिडगट. फोरगट और मिडगट के बीच में, और फोरगट में भी बेटा स्पेसिफिकली क्या, गिजर्ड. अब बेटा आओ यहां, मेसेंटेरॉन जो तुमने लेबल किया था ये, दैट इज द मिडगट, जिसका दूसरा नाम था मेसेंटेरॉन. इसके बारे में एक ही पॉइंट लिखो, इट्स अ स्लाइटली थिनर ट्यूब, thin tube wherein most of the digestion occurs. Most of the digestion occurs. बेटा पहले यहां तक डन 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 कर लो, फिर हमारा लास्ट बचेगा बेटा हाइंडगट, फिर हमारा बचेगा बेटा लास्ट हाइंडगट. डन 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 कर लो बेटा फटाफट से, डन 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 डन. अर्जुना, हाँ लक्ष्य में 7 बजे से. आप यहीं पे हैं? ठीक है, मिलते हैं सर. सर सर अभिषेक सर, यहीं से लॉन्च है क्या? उसका आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से 1 से, नोएडा 1 से. और वो तो 8 बजे होगा. ठीक है, मिलते हैं. Done. Yes, everybody. Done. डन हो गया बेटा. चलो लास्ट बेटा हम कवर करते हैं किसे, लास्ट हम करते हैं बेटा हाइंडगट. ठीक है, चलो हाइंडगट के पहले पार्ट्स को लेबल करते हैं. इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम. इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम. क्या रॉन्ग लिखा है? हेपेटिक सीके 6 to 8 ऑल्सो नोन एज, अच्छा गैस्ट्रिक सीके लिखना था, तो इसमें रॉन्ग थोड़ी लिखा है. बोलो ना कि मैम दूसरा नाम आपने सेम लिख दिया है, ये रॉन्ग लिखते हो इसका मतलब कुछ डेटा गलत लिख दिया है भाई. ठीक है, देखो अपनी किताब में भी अगर किसी ने ये किताब ली है तो इसमें भी बेटा सेम ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है जूलॉजी मेडिजी में, है ना. अगर किसी ने ली है तो उसको पता होगा. एनीवे, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम बेटा इसमें होते हैं, हाइंडगट के ये होते हैं बेटा 3 पार्ट्स. हाइंडगट के होते हैं बेटा ये 3 पार्ट्स. लिख चुके हो ना, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम. दिस इज बेटा द हाइंडगट.
दिस इज बेटा द हाइंड गट. यस एवरीवन, दिस इज बेटा द हाइंड गट. हाइंड गट के बारे में बेटा ज्यादा कोई बात दी नहीं हुई है कि हाइंड गट क्या कर रहा होता है. बेटा वैसे रेक्टम में पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती, पानी की एब्जॉर्प्शन होती है. रेक्टम के अंदर रेक्टम पैपिले होते हैं, बट इतनी सारी कहानी एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है ना. तो सिंपल सी बात है, आप याद रखोगे. एक मिडगट है बेटा, मिडगट एक ट्यूब है, हाइंड गट भी एक ट्यूब है, बट मिडगट को आपने फर्दर किसी भी पार्ट्स में क्लासीफाई नहीं किया हुआ. हाइंड गट को बेटा आपने क्लासीफाई किया हुआ है, मतलब वो कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, और ये तीनों मिला के बना रहे बेटा हाइंड गट. और रेक्टम जो होता है बेटा, इट ओपन्स आउटसाइड वाया एनस. रेक्टम की जो ओपनिंग होती है बेटा, दैट इज आउटसाइड वाया एनस. रेक्टम कहां ओपन हो रहा होता है बेटा? रेक्टम ओपन्स आउटसाइड वाया एनस. हमने ले लिया है, चलो बहुत बढ़िया है बेटा. रेक्टम्स बोल रही हो बेटा. रेक्टम एनस में, एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन कर रहा होता है. बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो अभी हमने बेटा नहीं बनाया है. एक स्ट्रक्चर है जो हमने नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया है. उसके बारे में लिखेंगे अगले स्लाइड में. अगर आपके पास बेटा पेज पे स्पेस कहीं पे भी नहीं होती है ना, तो आप क्या करना, नेक्स्ट उसी डायग्राम के नीचे लिख लिया करो. देखो डायग्राम जब भी बनाते हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी है. इनकेस आपके पास स्पेस कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर्टिकुलर बेटा पॉइंट से रिलेटेड जो भी फीचर्स लिखे हुए हैं वो आप पेज में, नेक्स्ट पेज में लिख लो, आगे लिख लो, डायग्राम के बाद लिख लो. उसके लिए इतना वो नहीं करना होता. अब देखो बेटा, यहां पे एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मिडगट. मिडगट और हाइंड गट, मिडगट और हाइंड गट, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे ये जो मैं ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बना रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मैलफिगियन टिब्यूल्स. जिसे बोला जाता है मैलफिगियन टिब्यूल्स. यस, जिसे बोला जाता है मैलफिगियन टिब्यूल्स. 100 to 150 इन नंबर, 100 से लेके 150 होते हैं बेटा इन नंबर. इनकी लोकेशन पूछी जाती है, कहां होते हैं, इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे. सो मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे तुम्हें ये जो ग्रीनिश येलो बोल लो या येलोइश ग्रीनिश बोल लो, है ना, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है. जैसे हेपेटिक सी के तुमने बोला 6 से 8, और इनका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना, वैसे मैलफिगियन टिब्यूल को बोलते हो बेटा 100 to 150 इन नंबर, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीनिश स्ट्रक्चर, दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. ये एक्सक्रीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी बेटा कि एक्सक्रीशन ये करते कैसे हैं, कैसे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं बॉडी से बाहर रिमूव करने में. बट अभी आप सिर्फ देख सकते हो ये मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन में प्रेजेंट है. ठीक है, और 100 से 150 होते हैं, दैट्स ऑल. इतना ही आपको लिखना है और कुछ लिखना नहीं है. बट फिलहाल मैं इसकी सिर्फ बेटा लेबलिंग कर रही हूँ, इसके बारे में लिखूंगी मैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे बेटा आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है. अभी तो मैं सिर्फ मैलफिगियन टिब्यूल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, मैलफिगियन टिब्यूल्स, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगी. बस बेटा आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है खत्म है. ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स और येलो कलर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो ये जो आपने बेटा स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ये होता है सलाइवरी रिजर्वॉयर. और ये जो होता है बेटा, ये आपने बना रखा है सलाइवरी ग्लैंड्स. ये दोनों ही होते हैं 1 पेयर. आपको देख के लगेगा एक 2 पेयर है, बट एक्चुअल में 1 पेयर ही है. यस बेटा, खिचड़ी बन गई है तो खिचड़ी खा लो, और एग्जाम हॉल में भी खिचड़ी बना के आ जाना. पढ़ने लिखने के लिए आते नहीं, खिचड़ी बन गई तो तुम्हारी गलती है भाई, ठीक से लिखते. हर चीज में एक्सक्यूजेस देते तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे तो एक्सक्यूजेस दे देना. मैम आपने बनाया था ना तो हमारी खिचड़ी बन गई है, आपने किया था ना, इसने ऐसा किया था, पापा ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, उसके पास ऐसा है, इसके पास ऐसा है, मैं बीमार हो गया था, मैं ये हो गया था. ऐसे ही बहाने बनाते रहना, कोई नहीं सुनेगा बेटा. शेर आया वाली कहानी सुनिए ना, बार बार एक्सक्यूजेस देते रहना, एक टाइम के बाद आपके साथ जेन्युइनली कुछ होगा ना, कोई नहीं सुनेगा. इतनी छोटी छोटी बातों के लिए एक्सक्यूजेस देते हो यार, इतने बड़े हो गए हो. हाँ, 11वीं कक्षा में आए हो,
इतना भी नहीं पता है, अगर ठीक है भाई कोई चीज लिखनी की तुम्हारे, मेरे पास तो इतना छोटा सा बोर्ड है, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी नोटबुक है, तुम्हारे पास अगर स्पेस नहीं बनती है तो नेक्स्ट पेज में लिख दो। इतनी समझदारी अकल खुद से लेके आओ ना। कल को डॉक्टर बन जाओगे अगर, हर चीज की छोटी छोटी एडवाइस एक दूसरे से लेते रहोगे क्या? बेटा डन 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 हो गया है क्या? मैल्फिगेंट टिब्यूल्स के बारे में नेक्स्ट पेज में लिखें क्या? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। भाई ग्रो अप, ग्रो अप। तुम्हें ना बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, और मैं इसी के रिगार्डिंग तुम्हारे बैच में लास्ट में मुझे याद दिलाना बेटा, मेरे को एक बात बोलनी है जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम अपने आप को ना बेटा बहुत इनकेपेबल बना दोगे नहीं तो। और तुम इस वक्त में हो सकता है मेरे ऊपर गरियाओ, हो सकता है इस वक्त में तुम्हें मैं अच्छी ना लग रही हूं, पर मैं जेन्युइनली तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसा तुम्हारे साथ होते हुए, तुम्हें नहीं पता चल रहा, बट अगर तुम ऐसे ही करते रहे बेटा तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो मैं जेन्युइनली वो बात तुमसे बोलना चाह रही हूं। एनीवे, मैल्फिगेंट टिब्यूल्स के बारे में एक बार ही लिख लेते हैं। हाइंडगट के बारे में ज्यादा आपको लिखना नहीं है, एक पॉइंट में लिखाऊंगी बस, दैट वुड बी द लास्ट पॉइंट। मैल्फिगेंट टिब्यूल्स के बारे में लिखो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। मैल्फिगेंट टिब्यूल्स स्टार मार्क करो, ठीक है? और इसके बारे में लिखो, हाँ 100 to 150 नंबर, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन, बेटा जो भी एनसीईआरटी में दिया होगा ना वैसे कर लेंगे, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन जो भी दिया होगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट। और क्या लिखेंगे बेटा? एक्सक्रीटरी इन नेचर, एक्सक्रीटरी इन नेचर मतलब एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगी। और एक पॉइंट में सिर्फ हाइंडगट के बारे में लिख रही हूं, हाइंडगट ओपन्स आउटसाइड वाया एनस। तो जितना भी बेटा इनका अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, अनडाइजेस्टेड फूड passes out via this, एनस के थ्रू बेटा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो एनस के थ्रू ही बाहर आएगा, ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन डन डन, ठीक है? मैल्फिगेंट टिब्यूल और हाइंडगट और फोरगट और मिडगट सारा क्लियर हुआ। एक बार एनसीईआरटी से भी अभी देखेंगे। और एक चीज बेटा मुझे कुछ बतानी थी, एक चीज मुझे और कुछ बतानी थी, येलोइश ग्रीन एक्सक्रीटरी इन नेचर कैसे एक्सक्रीशन करेंगे, चलो ये तो बताएंगे, ठीक है? जैसे याद आता है बेटा बताती हूँ, अभी तो याद नहीं आ रहा है। इसे फटाफट से नोट करो, इसे फटाफट से नोट करो बेटा, डन 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 कर लो। मैम येलो कलर्ड इन एनसीईआरटी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो आप सिर्फ येलो कलर का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बेटा ग्रीनिश येलो ही होता है, बट एनसीईआरटी जिंदाबाद, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करके सिर्फ येलो येलो लिख लेते हैं, ठीक है? येलो, या फिर ऐसे लिखो दीज आर येलो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीनिश येलो लिखो, येलो लिखो, सेम थिंग। डन डन डन। एक बारी बेटा ये डायग्राम देखोगे कॉकरोच का, और एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है बेटा जैसा आपने डायग्राम बनाया है। कभी कॉकरोच का अगर आप डिसेक्शन भी करते हो ना बेटा, इसको कट करते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आता है कॉकरोच में। देखो ये देखो, ये इसके बेटा गट, ये इसके गट को दिखाया हुआ है, ये देख रहे हो? तो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स वगैरह तुम्हें नजर नहीं आ रही है, फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस लीड्स टू बेटा दिस मोटू सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रॉप, इसे बोलते हैं क्रॉप, जहां फूड टेम्पररी स्टोर हो सकता है, ठीक है?
क्रॉप के बाद आता है बेटा ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं गिजर्ड, जिसके अंदर बेटा वो 6 काइटिनस टीथ होते हैं, ग्राइंडिंग होती है, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स होते हैं। फिर होता है बेटा, आता है ये वाला ट्यूब, इसे बोलते हैं, यहाँ पे ट्यूब को ना घुमाया नहीं हुआ, यहाँ पे ट्यूब छोटी सी दिखाई हुई है, इसे बोलते हैं बेटा मिडगट, इसे बोलते हैं मिडगट। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे होते हैं 6 से 8 गैस्ट्रिक सीके या हेपेटिक सीके, ठीक है। और फिर बेटा मिडगट के बाद आता है ये वाला ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं हाइंडगट, और मिडगट और हाइंडगट के बीच में ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, जो एक्सक्रीटरी इन नेचर होते हैं। हाँ, मैं ये बोल रही थी बेटा, कितना क्यूट है अभी तुम्हें कॉकरोच क्यूट नजर आ रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोल रही थी प्यारे बच्चों, सुनो, मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि कई बच्चों को ना ये डायग्राम देख के लगता है मैम आपने ये सलाइवरी रिजर्वॉयर्स जो पिंक कलर के लिखवाए हुए हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड जो लिखाए हुए हैं, आपने दोनों के लिए 1 पेयर लिखा हुआ है, बट ये जो येलो कलर के या तुम्हें जो भी व्हाइट कलर के नजर आ रहे होंगे, ये तो मैम सलाइवरी ग्लैंड्स हमें 4 नजर आ रहे हैं। 4 का मतलब 2 पेयर नहीं बेटा, एक्चुअल में ये एक तरफ का जो तुम देख रहे हो ना, ये एक तरफ का जो होता है ना बेटा, वो 2 लोब्स दिख रहे हैं, एक ग्लैंड के 2 लोब, मतलब ग्लैंड एक ही है, ग्लैंड एक ही है, बस उसका क्या हो गया ना बेटा, ऐसे करके 2 लोब्स हो जाते हैं। तो ये एक लोब होता है और ये दूसरा लोब होता है बेटा, ये एक लोब्स मतलब उसके 2 पार्ट्स। तो ये एक साइड की है बेटा एक, और फिर दूसरे साइड में भी ऐसे होती है, इसके भी 2 लोब्स होते हैं। तो बेटा 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगी बेटा, सलाइवा सिक्रीट करेगी, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और सलाइवरी रिजर्वॉयर जो है वो सलाइवा स्टोर कर सकते हैं। तो 1 पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट्स ऑल, ठीक है। एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें बेटा, एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले। यस एवरीबॉडी, यस यस, चलो फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और एनसीईआरटी का डायग्राम भी बेटा एक बार ही देखते हैं। देखो, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कैविटी ऑफ द फ्रॉग, ऑफ कोर्स सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स इसके हैं वो इनकी बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू बेटा 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में डिवाइडेड होते हैं। मैं माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स, शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स, एक छोटू सा ट्यूब्यूलर ट्यूब जैसा, शॉर्ट ट्यूब्यूलर, मैं यहां पे लिख दे रही हूं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आप नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो आपको बार बार कह रही हूं, आपको एनसीईआरटी बेटा चाहे पीडीएफ के फॉर्म में क्यों ना हो, पीडीएफ के फॉर्म में क्यों ना हो, बट आपको अपने पास रखनी है। शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स एंड इट लीड्स टू अ नैरो ट्यूब्यूलर। अगेन ये दोनों ही ट्यूब्यूलर होते हैं, फैरिंग्स छोटा होता है, इसोफेगस थोड़ा बड़ा होता है, बट दोनों ट्यूब्यूलर passage called as esophagus. Esophagus in turn opens into a sac-like structure called as crop. It is used for storing food. ये food को store करने के काम में आता है। The crop is followed by gizzard और proventriculus. crop अगला जो पार्ट होता है क्रॉप से वो होता है बेटा गिजर्ड, जिसे प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। इट हैज एन आउटर थिक सर्कुलर मसल्स एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनियस प्लेट कॉल्ड एज टीथ। अच्छा, अंदर की तरफ क्यूटिकल, क्यूटिकल भी बेटा एक तरीके की ना कवरिंग होती है। आपको मैं क्यूटिकल ना अर्थवर्म के केस में भी पढ़ाऊंगी कि अर्थवर्म के ऊपर की एक कवरिंग होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। देयर इज अ लेयर, देयर इज अ लेयर। तो बोला है कि इनर क्यूटिकल, अगर मैं बोलूं जैसे कि ऐसे समझो कि ये ट्यूब है, इसे एक ट्यूब समझो, तो अंदर की तरफ से ना क्यूटिकल की एक लाइनिंग है, इनर क्यूटिकल लाइनिंग, और वही क्यूटिकल जो होती है ना मैम, वही 6 दांतों का फॉर्मेशन करती है, 6 काइटिनस प्लेट जिसे आप दांत बोलते हैं, जो गिजर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। और गिजर्ड क्या करता है, हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। बाहर की तरफ क्या है, आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। बाहर की तरफ क्या है मैम, बाहर की तरफ थिक सर्कुलर मसल्स है। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ये पॉइंट हमने नोट नहीं किया बेटा, ये पॉइंट अभी हम नोट कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम नोट कर लेंगे। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, अंदर की तरफ से ऐसे समझ लो बेटा, कैसे समझो, जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं इस ग्लास के अंदर एक ऑयल की, ऐसे जैसे बेक करते हैं जब हम किसी भी चीज को, तो बेकिंग वाला जो सामान होता है, जो वो होता है, पैन होता है या कंटेनर होता है, उसमें हम ऑयल की कोटिंग करते हैं ना, ऑयल या बटर की कोटिंग करते हैं ताकि वो चिपके ना, घी की कोटिंग करते हैं। तो वो तुम कोटिंग जैसे कर रहे हो ना, वैसे ही अंदर जो आपका गट है, जो कॉकरोच का गट है, उसमें बेटा पर हर जगह नहीं होती। और एनसीईआरटी में दिया है फोरगट में कंप्लीटली आपको क्यूटिकल की ही लाइनिंग दिखती है, यही क्यूटिकल आगे जाके काइटिनस टीथ बनाती है गिजर्ड के अंदर। ये पॉइंट हम नोट डाल के लिख लेंगे, बाकी सब हमने लिखा ही हुआ है, ठीक है। अ रिंग ऑफ बेटा 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड?
कोई मुझे बता सकते हैं ब्लाइंड टिब्यूल्स, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हुई थी जब मैंने आपको ब्लड वेजल्स कैपिलरीज पढ़ाया था, तो मैंने आपको ब्लाइंड के बारे में बताया था। ठीक है, ब्लाइंड का क्या मतलब होता है एक बार मुझे बताओ। That is called as hepatic or gastric ceca is present at the junction of beta foregut and midgut that secretes digestive juice। इसका काम होता है digestive juice secrete करना। कहां digestive juice secrete करती है बेटा? into the midgut। ठीक है, one opening, very good। blind का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई भी डक्ट बेटा जिसकी one opening होती है, एक साइड से वो चीज क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है। अरे ये देखो अंग्रेज आए हैं, ब्लाइंड का मतलब अंधा बता रहे हैं। अरे भाई मारो मुझे मारो बेटा, बायोलॉजी के टर्म्स में पूछा था, तुम तो अब अंग्रेज बन गए भाई। ये अगर कोई एक ट्यूब है जो एक साइड से क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है तो ये एक ब्लाइंड ट्यूब है। अगर ये एक ट्यूब है जिसके दोनों तरफ से दोनों छोर पे ओपनिंग है तो ये नॉर्मल ट्यूब है। ये देखो अंग्रेजी मतलब बता रहे हो, अंग्रेजी मतलब तो मुझे भी पता है। ब्लाइंड टिब्यूल्स में वन एंड इज क्लोज्ड, वन एंड इज ओपन। लिखवा दूंगी मैं यार, अंग्रेज। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ बेटा 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैल्फिगेंट टिब्यूल्स विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। आपको अभी नहीं पता है बेटा हीमोलिम्फ क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हीमोलिम्फ क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, तो हीमोलिम्फ मैं आगे बताऊंगी। Hindgut is broader than midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens out through the anus। ये बात मैंने आपको बताई। मिडगट की ट्यूब थोड़ी पतली होती है, हाइंडगट की ट्यूब जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी ब्रॉडर होती है। मैं ब्लाइंड का मतलब भी लिखा दे रही हूँ और मैं वो क्यूटिकल वाला पॉइंट भी लिखा दे रही हूँ, क्योंकि वैसे तो एनसीईआरटी बेटा कुछ कुछ वर्ड्स और कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली छूट सकती है, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट फिर भी मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट बेटा विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो फोरगट ऑन इनसाइड इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ठीक है, फोरगट ऑन इनसाइड इज लाइंड बाय क्यूटिकल। और फिर हम एक पॉइंट लिखेंगे हेपेटिक सी के ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड मतलब हाय राम, इसका मतलब ये नहीं कि देख नहीं सकती। ब्लाइंड मतलब वन ओपनिंग ओनली इन द टिब्यूल और hindgut is broader than midgut। broader मतलब चौड़ा। That's all। फटाफट से बेटा इसे खत्म करो, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डन 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 डन, जल्दी 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 जल्दी। लाइक अ टेस्ट ट्यूब। काजल बेटा अच्छा रिलेट किया आपने। टेस्ट ट्यूब में भी एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है ना, बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे साथ तो बहुत बार होता था टेस्ट ट्यूब से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और इतना डर लगता था क्योंकि पैसे पे करने पड़ते थे टेस्ट ट्यूब अगर तुमने तोड़ा तो। अगर ज्यादा हीट कर दोगे तो भ्रम हो जाता था, नीचे से टेस्ट ट्यूब टूट जाती थी। तो मैं तो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स भाई बहुत ध्यान से करती थी कि भाई मेरी ट्यूब ना फट जाए। हाँ चलो डन 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 डन। जब भी मैं ऐसे करने जाती थी ना बेटा, मेरे को तो लगता था मेरा लैब पार्टनर ही कर ले भाई, मैं ना करूं, मेरे से तो कुछ कांड हो ही जाएगा। डन हो गया बेटा एवरीबॉडी। एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो गई, ये भी हो गया। एक बारी बेटा अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डन हो गया ना, तो एक दिल बना दो बेटा। बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ही थोड़ा सा बड़ा है बेटा, बाकी तो सारी चीजें छोटी छोटी है। डायग्राम भी तुम एक बारी देख लो, इसमें माउथ नहीं दिखाया हुआ है बट माउथ है, थ्योरी में लिखा हुआ है। फैरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप, ये सलाइवरी रिजर्वायर बनाए हुए हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स बनाए हुए हैं। क्रॉप से आया बेटा गिजर्ड, गिजर्ड से आया बेटा ये मिडगट या मीजेंटेरॉन। ये है हेपेटिक सी के गिजर्ड और मिडगट के जंक्शन में। ये हो गया माल्फिगियन टिब्यूल, ये हो गया बेटा हाइंडगट, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। ठीक है, डन 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 बेटा। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर एवरीवन। वैसे तो
कॉकरोच के केस में बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पहले दिया हुआ है, बट अगर आप सीक्वेंस में जाओ ना तो हमेशा रेस्पिरेशन पहले पढ़ते हैं फिर सर्कुलेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी जब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और इतने एनिमेशन है उसमें, क्योंकि बेटा कॉकरोच में एनिमेशन देखने से कोई मतलब नहीं है। बढ़िया तगड़े एनिमेशन जिससे आपको फील है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के होते हैं। हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रही है, एयर की एक्सचेंज कैसे हो रही है, उसमें है बेटा तगड़े तगड़े एनिमेशंस। ठीक है, यहाँ तो फिर बेटा आप जबरदस्ती टाइम पास करने के लिए, है ना, कई बच्चे मांगते हैं, जहां जरूरत है वहां तो मैं दिखा देती हूँ, बट जबरदस्ती वाला नहीं बेटा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला क्या जाता है, सबसे पहला सवाल वहां से बनता है, क्योंकि कॉकरोच बिलोंग करता है बेटा आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा। किससे बिलोंग करता है बेटा, इंसेक्टा। तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है सबसे पहले, इट इज नोन एज ट्रेकियल सिस्टम। इट इज नोन एज ट्रेकियल सिस्टम। आप इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब मैम ट्रेकियल सिस्टम में होता क्या क्या, अब बेटा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे ना तो अपने रेस्पिरेशन में अपने ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, है या नहीं है बेटा। हमारे पास ट्रेकियल सिस्टम नहीं है, अपना जो है बेटा उसमें ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि अपने पास जो आरबीसी होती है बेटा, वो आरबीसी जो होती है वो ही कैरी कर रही होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन, CO2, फिर प्लाज्मा में भी बेटा डिसॉल्व होता है कुछ कुछ। तो हमारा जो ब्लड है वो एक्ट करता है एज अ कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, टंग ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। बट कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो तो कलरलेस होता है। कभी पच करके कॉकरोच पे डालो ना पैर, तो कलरलेस हीमोलिम्फ बोलते हैं उसे, हीमोलिम्फ। ब्लड वर्ड यूज नहीं करते, उनका जो ब्लड होता है उसके लिए हीमोलिम्फ वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास आरबीसी नहीं होती है, और आरबीसी है ही नहीं, उनके ब्लड का कोई रोल नहीं होता इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ब्लड का कोई रोल नहीं है। इनका जो गैसेस होता है बेटा वो सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी हवा बोल रही हूँ, हवा बॉडी के अंदर आई, डिफ्यूज हो गई, फिर बॉडी से बाहर चली गई, सिंपल डिफ्यूजन होती है। देखो इनका ट्रेकियल सिस्टम बोला, इसमें मैं लिखूंगी ब्लड हैज नो रोल, blood has no role in transport of gases. Blood has no role in transport of gases. Blood has no role in transport of gases. ब्लड का कोई रोल होता ही नहीं है, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि मैम ट्रेकियल सिस्टम में इनके पास क्या क्या होता है। देखो कितना सरल है बेटा, बहुत इजी है। Tracheal system consists of क्या क्या होता है ट्रेकियल सिस्टम के पास मैम। सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लो, है ना। इसमें होता है बेटा भाई बच्चों से ज्यादा पता है मैं वेट कर रही हूं कि 2.0 स्टार्ट हो जाए। पूछो क्यों, ताकि भाई यहाँ पे ये जो आए हुए ना मान लोग वो यहाँ से गायब हो जाए। भाई पढ़ना है नहीं, बैच लेके बैठ गए हैं, बस बतियाते रहते हैं। आज तो हमने उन्हें इग्नोर किया है, बट भाई जल्दी से बैच स्टार्ट हो और यहाँ से भागें। वो पढ़ें, मैं तो कहती हूँ भगवान करे पढ़ें, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और अच्छे से पढ़े वो, पर हमें डिस्टर्ब ना करे हमारी क्लास में, हमारे बच्चों को, ठीक है। तो मेरी बहुत ज़्यादा मनोकामना है कि भाई बैच जल्दी से स्टार्ट हो जाए और आप जाके पढ़िए बेटा, प्लीज़ आप जाके पढ़िए, कहीं तो पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाते हैं। आप पढ़िए बस, आप ना अपना टाइम खराब कीजिए, ना बच्चों का ना टीचर का, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे ब्लड को हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, हमारे ब्लड को हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये तो नई चीज़ मुझे पता चली है भाई, ये तो हमें नई चीज़ पता चली है भाई। स्पाइरिकल्स पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। 10 पेयर ओपनिंग्स present on the lateral side of the body
lateral side of the body for entry of air and guarded by sphincters. Guarded by sphincters. ठीक है बेटा, कितनों को ब्लॉक करे? इतने हैं, ये अपने आप सेल्फ ब्लॉक हो जाएंगे बेटा। अभी तुम वेट करो थोड़े दिन बेटा, तुम बस थोड़े दिन वेट करो। जब तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ था तो तुम्हारे बैच में भी बहुत सारी भीड़ थी, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, फिर 2.0 आता है, फिर बहुत सारी भीड़ होती है। अभी फिर 3.0 आएगा ना, फिर वो 2.0 में जाके स्पैम करेंगे। हमें पता है ना यहाँ का ट्रेंड जो चल रहा है, ठीक है। डू दे हैव एनी हार्ट? अभी तुम इसका हार्ट अभी पढ़ो बेटा, इसके हार्ट में बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है, तुमसे ज्यादा जगह है। तुम्हारे तो 4 चेम्बर्स हैं, इनके 13 चेम्बर्स होते हैं। अभी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो एयर मूव्स फ्रॉम स्पाइरिकल्स टू ट्रेकिया air moves from trachea to tracheoles, which is in contact with tissue from where simple diffusion of gases occurs. बेटा फटाफट से नोट करो, इसका एक डायग्राम दिखाऊंगी क्योंकि बिना डायग्राम के तुम्हें ना, वैसे तो तुम इमेजिन कर पाओगे, फिर भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स। एक बच्ची कह रही है कि किसी ने सोचा था कि कॉकरोच की बॉडी में इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन। नहीं बेटा, पता है क्या होता है, तुम ह्यूमंस के बारे में तो पढ़ते रहते हो, तो इसीलिए तुम्हें ह्यूमंस इजी लग रहा है, लेकिन ह्यूमंस तो सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई। ह्यूमंस का सिस्टम तुम किससे कंपेयर कर रहे हो भाई? कॉकरोच इनवर्टिब्रेट, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी ह्यूमंस की है। बट क्योंकि ना हम वो ह्यूमंस के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं ना बेटा, तो हम यूज्ड टू होते हैं। तो जिस चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, हम क्यों बोलते हैं रिवीजन करो? क्योंकि जब तुम रिवीजन करते हो ना, तो तुम्हें वो चीज लगती है, अरे ये तो आता है, ये तो आता है। जो चीज रिवाइज कर लो तो वो स्ट्रांग बन जाती है, और जो चीज ना रिवाइज करो ना, तो उसमें पहले तुम्हें डर लगता है। वो भी अगर रिवाइज कर लो तो वो ईजी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमंस के सिस्टम हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, हमें वो चीज ईजी लगती है। हालांकि वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बेटा, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डन डन एंड डन एवरीबॉडी, यस डन डन एंड डन। अब मैं आपको बेटा जो लिखा हुआ है ना, वो चीज समझाती हूं। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। और ट्रेकियल सिस्टम क्यों बोलते हैं क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि ट्रेकिया, ट्रेकियोल्स नाम की इसके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है, तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। फिर मैंने लिखा भाई इनके ब्लड का कोई रोल नहीं होता इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि आगे मैं आपको जब अभी इनके ब्लड यानी कि हीमोलिम्फ के बारे में पढ़ाऊंगी, तो मैं बताऊंगी आपको वहां पे कि इसके पास कोई आरबीसी नहीं होती है, सॉरी कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता बेटा। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, कलरलेस, इनके ना ब्लड सेल्स का नाम भी नहीं होता है। इनके ब्लड के सेल्स को ओवरऑल हीमोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, हीमोसाइट्स बोलते हैं। इससे कैटेगराइजेशन नहीं होती जैसे हमारी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कलरलेस है, हीमोलिम्फ है, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। हमने बोला इनके पास जो ट्रेकियल सिस्टम में स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं स्पाइरिकल्स, ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स। स्पाइरिकल्स 10 पेयर होते हैं एंड ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये छेद होते हैं, ये ओपनिंग्स होती है, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। ये वो छेद होते हैं जो साइड में इनके प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिसके थ्रू एयर एंट्री करती है कॉकरोच की बॉडी के अंदर।
और इनमें स्फिंक्टर्स होता है। अभी मैं बताऊंगी कि स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। फिर मैंने कहा स्पाइरिकल से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो होता है ट्रेकिया, तो स्पाइरिकल से एयर ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया से जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो ट्रेक्यूल्स, जहां से एक्चुअल में एयर का डिफ्यूजन होती है। अभी आप देखो बेटा ये दिखती कैसी है, तो इसे बनाओ मेरे साथ, इसे मेरे साथ बनाओ बेटा। बहुत छोटा सा डायग्राम है, बहुत छोटा सा डायग्राम है। डन 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 कर लो बेटा, डन 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 डन। देखो अगर बेटा तुम कॉकरोच को ऑब्जर्व करो ना, क्योंकि मैंने बोला तो मैं ना ये साइड में तुम्हें थोड़ा सा ना तुम्हें इमेजिन हो पाए उसके लिए थोड़ा सा कॉकरोच बनाती हूँ, थोड़ा सा क्या कॉकरोच बनाती हूँ। देखो ये कॉकरोच का सर, ये कॉकरोच की बॉडी, ऐसे इमेजिन करो। तो इसके बॉडी में, अरे भाई इसके बॉडी में साइड में ऐसे ओपनिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन ओपनिंग्स, और 10 पेयर है क्योंकि साइड्स में है बेटा, बॉडी के साइड्स में है बेटा। इन ओपनिंग्स को बोला जाता है स्पाइरिकल्स। ऐसे इमेजिन करो अगर ये कॉकरोच है, अगर ये कॉकरोच है तो कॉकरोच की ये डॉर्सल साइड है, ये कॉकरोच की वेंट्रल साइड है। ये कॉकरोच का क्या है बेटा, ये कॉकरोच का साइड है, लेटरल साइड, साइड वाला हिस्सा। कॉकरोच मेरे जैसे ऐसे खड़ा तो नहीं है बेटा, कॉकरोच ऐसे खड़ा होता है, डॉर्सल ये, वेंट्रल ये। तो कॉकरोच का जो साइड्स होता है ना बेटा, इन साइड्स में बेटा छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती है, जिन्हें बोला जाता है स्पाइरिकल्स। कितनी पेयर होती है, 10 पेयर। 2 थोरैक्स में होती है, फिर एब्डोमेन में होती है, बट वो डिटेल एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। आप सिर्फ ऐसे इमेजिन करो ये छेद है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर ऑफ ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट लेटरली। लेटरली मतलब साइड्स में होती है, बट वो छेद हमेशा खुला नहीं होता। जैसे बेटा अगर आप अपने घर में देखोगे कि आपके घर में दरवाजा लगा है, दरवाजा क्यों लगा है भाई, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मेरे घर में कौन एंट्री मारेगा और कौन एंट्री नहीं मारेगा। एंट्री के लिए डोर है मेरे पास, मतलब एंट्री के लिए मेरे पास जगह है, बट उस जगह में मैंने दरवाजा लगा रखा है ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि किसे मेरे को अंदर आने देना है, किसे मुझे अंदर आने नहीं देना। उसी तरीके से स्पाइरिकल्स बेटा ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू एयर बॉडी में अंदर आता है, बट इसको गार्ड यानी कि चौकीदारी कर रहा है इसका कौन, स्फिंक्टर्स होते हैं। इनमें दरवाजे जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक कलर का, स्फिंक्टर्स। तो स्फिंक्टर्स का अगर आप देखोगे ना, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स, ऐसे लिख सकते हो, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स की ओपनिंग को रेगुलेट करती है बेटा। और फिर बेटा स्पाइरिकल से एयर कहां जाता है, स्पाइरिकल से एयर जाता है ट्रेकिया के अंदर। अब अपने जैसा ट्रेकिया नहीं है बेटा, अपने अंदर तो ट्रेकिया में जो होती है कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, इनके पास भी बेटा कार्टिलेज में रिंग्स होती है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, पर ये कार्टिलेज की नहीं बनी होती है बेटा, ये बनी होती है काइटिन की, और हमारी तो इनकम्प्लीट होती है, इनकी कंप्लीट रिंग्स होती है। बट दिस पॉइंट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। इनका जो ट्रेकिया होता है इसके ऊपर भी मैम ये वाली रिंग्स होती हैं, बट ये काइटिनस रिंग्स होती हैं, नॉट लाइक ह्यूमंस, नॉट इन एनसीईआरटी। तो मैं लिख दे रही हूं अतिरिक्त ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान। डन 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 डन, यहां तक
तो बेटा ये स्पाइरिकल्स देखा तुमने, बॉडी के लेटरल साइड पे है कॉकरोच के। मैम इससे ये क्या निकली, इससे ये निकली ये, इन्हें क्या बोला मैम, ट्रेकिया। तो स्पाइरिकल से एयर पहले कहाँ आएगी बेटा, ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया फर्दर ब्रांच हो जाती है। आपको पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है बेटा, ये तो तुम इमेजिन कर पाओ, इसीलिए मैंने ये बना के बताया ताकि तुम थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। ये हो गई बेटा ट्रेकिया। ट्रेकिया से एयर कहाँ के अंदर जाती है बेटा, ट्रेकिया से अंदर जाती है एयर ट्रेकियोल्स। ट्रेकिया से अंदर एयर कहाँ जाती है बेटा, ट्रेकिया ऐसे करके ब्रांच हो जाती है, जैसे मेरी उंगली ब्रांच हो गई है, तो उंगली ऐसे ब्रांच हो गई है ना, तो उंगली जैसे ब्रांच हो गई है, उंगली क्या ब्रांच हो गई है, ये आप ट्रेकिया मानो, इसे आप मानो ट्रेकियोल। तो ट्रेकिया ब्रांच करती है इनटू ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू। तो एयर की मूवमेंट कहां से कहां हुई बेटा, एयर की मूवमेंट हुई स्पाइरिकल से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए बेटा ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल से इवेंचुअली जो आपके गैसेस होते हैं बेटा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाते हैं टिश्यूज के पास। हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। ट्रेकियोल से बेटा गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाती है। सो ट्रेकियोल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू, इसीलिए यहां से हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या आप लोगों को बेटा समझ में आ गया इनका ट्रेकियल सिस्टम? यस एवरीवन, क्या आप लोगों को बेटा इनका ट्रेकियल सिस्टम समझ में आ गया? डायग्राम भले ही एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने आपको एक स्पाइरिकल बना के बताया, एक ट्रेकिया बना के बताया, और वहां का ट्रेकियोल बना के बताया, ताकि आपको ये इमेजिन हो पाए कि स्पाइरिकल से एयर कैसे ट्रेकिया में जाती है, फिर कैसे ट्रेकियोल में जाती है, और कैसे फिर बेटा डिफ्यूज हो जाती है। सिंपल डिफ्यूजन। हीमोलिम्फ हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी पढ़ोगे? यस एवरीबॉडी, एनसीईआरटी पढ़ा दूं एक बारी? देखो पहले तो वैसे इन्होंने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, बट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्योंकि पढ़ा बेटा इनका ट्रेकियल सिस्टम, तो एक बार ट्रेकियल सिस्टम के बारे में पढ़ो। देखो, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। मैंने लिखवाया है कि ट्रेकिया जो होती है वो मैम स्पाइरिकल्स के थ्रू ओपन हो रही होती है, और स्पाइरिकल्स 10 पेयर में होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो बॉडी के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब कॉल्ड एज ट्रेकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द बॉडी पार्ट्स। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रेकियोल में, तो एयर जब आती है जिसमें ऑफकोर्स बेटा ऑक्सीजन भी है, उस स्पाइरिकल से होते हुए ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकियोल्स में आती है, एंड द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। उसकी ओपनिंग को स्फिंक्टर से रेगुलेट करते हो बेटा, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेकियोल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। दैट्स ऑल, सिंपल डिफ्यूजन। बेटा अगर समझ में आ गया है यहां तक तो एक दिल बना दो बेटा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बेटा एक बारी दिल बना दो, ठीक है? डन 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 हो गया बेटा, डन डन डन। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कोर्स बेटा आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट कल हमें क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है और हम यहाँ हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम एटलीस्ट इसका कुछ इंट्रोडक्शन तो जरूर देंगे। जिसको छुट्टी लेनी है बेटा छुट्टी ले लो, और टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने इतना बेटा अपना प्रेजेंस दिखाया कक्षा में, हम उसके लिए सदा आभारित हैं। आपको एक एक चीज क्लियर हुई बेटा? वी आर गोइंग स्लो एंड स्टडी, we are covering each and every line of NCERT, we are making the diagrams, we are understanding it in detail, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ह्यूमंस के सिस्टम्स तो आप पढ़ चुके होते हो, लेकिन ये आपको बहुत बहुत बेटा आराम आराम से समझाना पड़ता है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। एक बार खुद से, एक बार अगले दिन रिवीजन में, एक बारी बेटा NCERT से, एक बारी 3D से, है ना? कुछ कुछ पॉइंट्स बेटा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लिख लेते हैं, एक्सप्लेन हम अगले दिन करेंगे। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसे बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपको ऑलरेडी अभी तक पता है ओपन टाइप अगर आप किसी को भी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ओपन और क्लोज्ड आप बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। जब आप बेटा ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं, गलत डेफिनेशन थी ये, मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाते वक्त बताया था। जब आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ब्लड वेजल्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। यस, सबोल आर्मी जल्दी बताएगी। यस बेटा, होते हैं ब्लड वेजल्स, बट वो कैपिलरी नेटवर्क से बाउंडेड नहीं होते। हो सकता है ब्लड वेजल है ऐसे मैम, होता भी है, बस वो ब्लड को ना मैम
खुले स्पेस में डंप कर देता है, क्लोज्ड नेटवर्क नहीं है, खुले स्पेसेस में ब्लड को डंप कर देता है, कैपिलरी नहीं है। शानदार, वेरी गुड। देखो ये एक्सपेक्टेड होता है, जो चीज पढ़ चुके हो वो आंसर दे पाओ तुम, ठीक है, बहुत शानदार बेटा। ओपन टाइप मतलब ब्लड वेजल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड वेजल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट आता है, जिसमें इनके बेटा मतलब बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसी को तुम बोल रहे हो ओपन टाइप, इसी को तुम बोल रहे हो बेटा ओपन टाइप। इसमें क्या क्या चीजें होंगी मैम? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इनके हार्ट के बारे में, हार्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इसके ब्लड के बारे में, जिसे ब्लड नहीं बोला जाता एक्चुअल में, इसे बोला जाता है बेटा हीमोलिम्फ। और इसमें पढ़ेंगे बेटा हम, अगर एनसीईआरटी ने ऐसे करके दिया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूं, और एक दिया है होगा हीमोसील या साइनसिस, ठीक है, हीमोसील या साइनसिस। हाँ, पुअरली डेवलप्ड डेफिनेटली कह सकते हो बेटा, ब्लड वेजल्स आर पुअरली डेवलप्ड। एक बार मुझे चेक कर लेने दो, इन्होंने दिया तो हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में बेटा क्या होता है, इनके पास हार्ट होती है हमारी 4 चेंबर, फ्रॉग की 3 चेंबर, इनकी 13 चेंबर हार्ट, 13 चेंबर हार्ट। इमेजिन इनकी हार्ट, आज पॉइंट्स लिख लो, कल तो डायग्रामेटिकली बेटा इसे पूरा समझना है। 13 चेंबर्ड हार्ट लोकेटेड मिड डॉर्सली, सब कुछ समझ में आएगा कल जब डायग्रामेटिकली इसे पढ़ेंगे। मिड डॉर्सली, यस एवरीवन, बेटा बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो, ठीक है। हीमोलिम्फ इज द कलरलेस ब्लड। चलो अगले दिन अब कराएंगे, ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट लिख लो, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओपन स्पेसेस ऑल्सो नोन एज साइनसेस in which hemolymph is present, in which hemolymph is present। यहीं तक करते हैं, ठीक है। हाँ, आप यहां तक कर लो बेटा। कुछ कहना था आपको? बिल्कुल, वो बात तो मैं बिल्कुल कह के जाऊंगी, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एक बार रिवीजन बिल्कुल नहीं कराऊंगी, रिवीजन अगले दिन होती है, एक बार रिवीजन करा दो। क्लास में टाइम पास करो, गुस्सा दिलाते हो बेटा, तुम्हारी क्लास बहुत ही नालायकी कर रही है, ये भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। लक्ष्य में क्लास लेती हूँ तो लक्ष्य के बच्चे ऐसे नहीं है, लक्ष्य के बच्चे समझदार है, तुम तो बेटा बिल्कुल ही ना समझी कर रहे हो। यहां तक कर लिया बेटा, इसको हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी पॉइंट्स लिखेंगे और इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। कल हमें इसको सर्कुलेशन को कंप्लीट करना है, एक्सक्रीशन बिल्कुल रेस्पिरेशन जैसा है बेटा, 10 मिनट, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर हमें करना है बेटा इनका नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। होपफुली कल ये खत्म हो जाए बेटा, अगर ये खत्म नहीं हुआ, हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा बच जाए, तो जितना भी बचेगा वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में करेंगे, विच विल बी नेक्स्ट वीक, ठीक है। जितना भी थोड़ा अगर 15-20 मिनट का टॉपिक बच भी जाए तो वो हम बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में लेंगे, ठीक है, अगर बाई चांस बच जाता है, ठीक है। यस, चलो एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी सी मैंने छोड़ी हुई है बेटा, ठीक है,
एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने छोड़ी हुई है। होमवर्क आज मैं कुछ ऐसा सच दे नहीं रही हूँ, जितना बेटा कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो मुझे तुम लोगों को बताना था बेटा, ठीक है। नो फर्स्टली सिंग अ सॉन्ग, वाई फर्स्टली सिंग अ सॉन्ग, गाना सुनना है सिर्फ, क्या नहीं ना, ये गलत बात है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें जो मुझे तुम्हें बतानी है बेटा, कल उसी से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के एक दो पॉइंट्स छूट भी गए हैं, ये जो हार्ट, हीमोलिम्फ और हीमोसील से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये सेम स्लाइड, ठीक है। सबसे पहली बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि आप लोगों के क्लास में जो लाइव लेक्चर लेके मुझे फील हो रहा है, बीच में तुम लोग ठीक थे, लेकिन अभी तुम लोग बिल्कुल ही, मुझे तुम्हारी क्लास में ऐसा लग रहा है अगर तुम छुट्टी लेने के लिए आए हो, अगर तुम नहीं समझ में आया स्पैम करने के लिए आए हो, अगर तुम रिवीजन करवाने के लिए आए हो, तो बेटा तुम सही जगह पे नहीं आए हो, प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम से पहले छुट्टी मिलेगी। हाँ, रिवीजन डेफिनेटली कराया जाता है। जब आप अगले दिन लेक्चर में आते हैं तो समाप्ति एक्सप्रेस आप लोगों के लिए बेटा कराती हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ों का रिवीजन हो। जब आपको पढ़ाया जाता है तो एक ही लाइन को 3-4 बार मैं रिपीट करती हूँ, फिर वो एनसीईआरटी से भी पढ़ाती हूँ, तो वो आपके लिए इटसेल्फ रिवीजन है। अब ये बेटा आपके अंदर कम सिंसियरिटी है कि आप क्लास में ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि आपने फोन ऑन कर लिया, कहीं सोशल मीडिया पे आपका ध्यान चला गया, आप वॉशरूम चले गए, और आप वापस जब क्लास में बैठने आते हैं तो आप रिवीजन लगाते हो। ये तो बेटा उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जो सिंसियरली बैठ के सुन रहे हैं, जिन्होंने वो 2 बार बातों को सुना, पर आपके कारण हो सकता है टीचर ने 4 बार रिवाइज कर दिया और उस बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अपने आप को बेटा थोड़ा सुधारो। कल मैंने आपको क्या बोला था बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, और यही बेटा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। सबके पास वही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। शायद आपकी क्लास में बैठे हुए लाखों बच्चों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजें शायद सेम है, बट जब आप उनका बेटा एंड रिजल्ट देखते हो ना, तो वो सेम नहीं होता, और वो सेम हो भी नहीं सकता। एंड दैट्स वाई वी ऑल ह्यूमंस आर सो डिफरेंट, बिकॉज द एफर्ट्स दैट वी पुट इन, the hard work that we do, the consistency that we give in, the discipline that we have is so different. और ये हमें एक दूसरे से अलग बनाती है बेटा, और इसीलिए हमारी जर्नी को अलग बनाती है, इसीलिए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन को अलग बनाती है। आपको खुद डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। मैंने देखा किसी बच्चे ने मेरे लेक्चर में कल कमेंट किया हुआ था, शायद आपके बॉटनी में बेटा कुछ हर 3 लेक्चर्स को कंबाइन करके कोई रिवीजन लेक्चर्स जा रहे होंगे, तो आपने बेटा ये डिमांड की कि मैम रिवीजन लेक्चर्स दे दो जैसे बॉटनी में जा रहे हैं। बेटा सर ने कुछ सोच के आपको दिया होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव सोच के आपको दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बेटा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको इस वक्त में हर 2-3 लेक्चर्स का कंबाइन करके मैं आपको रिवीजन लेक्चर दूं, क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होने वाला। इट विल बी प्योर स्पून फीडिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको बेटा एनसीईआरटी भी रीड कराती हूं, मैं आपको अभी पूरे फुल सिलेबस का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, मैं आपको क्लास में भी रिवीजन कराती हूं। और अगर बेटा मैं आपकी ये आदत डाल दूं ना अभी से, तो आप इस पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे। और बेटा कोई भी ऐसी चीज ना शुरू नहीं करनी चाहिए जो एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाओ। मैं कोई भी चीज बैच में शुरू करती हूं, मैं वो चीज बेटा कंसिस्टेंटली ही करूंगी, और नहीं तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है। और मैं वही चीज करूंगी जो आपके लिए यूजफुल है। कल को आप मेरे से बेटा शॉर्ट नोट्स भी मांगेंगे, आप कहेंगे कि मैम एनसीईआरटी का ये दे दो, मैम वो दे दो, क्योंकि आप बिल्कुल बेटा अपने दिमाग को और अपने हाथ पैरों को यूज ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहते। आप चाहते हो सब कुछ टीचर आपको करके दे दे। आप मुझे अभी बेटा हो सकता है बोलो, अरे क्या पागल मैम है यार, दिमाग है ही नहीं, मैम हमारे लिए करना नहीं चाहती हैं, ठीक है, मैम ऐसी है, मैम वैसी हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको दिल से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बता रही हूं बेटा, जिस तरीके का ये सिस्टम चल रहा है ना बेटा, अगर आप अपने दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करोगे, तो बेटा आपके अंदर की वो क्रिएटिविटी, आपके अंदर का वो लर्निंग एटीट्यूड, आपके अंदर का बेटा, कोविड आया था, डॉक्टर्स को कितने बेटा जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ रहे थे, सोचने का टाइम नहीं था, तो वो इतना दिमाग चला कैसे पाए कि भाई अभी मुझे ऐसे करना है, अभी मुझे वैसे करना है। तुम अगर इतनी स्पून फीडिंग की बेटा तुम्हें आदत हो जाएगी कि सब तो मुझे करा कराया मिल जाएगा, सब तो तुम्हें मुझे करा कराया मिल जाएगा, तो तुम अपना दिमाग कैसे यूज करोगे बेटा, तुम्हारा तो जंग लग जाएगा यार। सब कुछ तुम्हें बेटा एकदम प्लेटर पे सर्व्ड चाहिए, ये यूज ही नहीं करोगे यार, तुम कैसे बनते जाओगे? यू विल बी अ पपेट। डू यू वांट टू बिकम अ पपेट बेटा? यू टेल मी दैट। यस, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी बेटा, कोई भी टीचर तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है, वो कुछ सोच के ही करता है और अच्छा करता है, हमेशा अच्छा करता है, 100% अच्छा करता है। बट मुझे मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिलहाल ये नीड नहीं लगती है कि मैं तुम्हें बेटा ये वाली चीज प्रोवाइड करूं, ठीक है।
I don't want you all to become beta puppet. You will not like me for the time being, but you will like me maybe at the end of the 2 years, maybe when you get into the medical college, maybe then you will understand why ma'am was saying all those things. क्यों मैम कहती थी बेटा हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी लिखो, बेटा लिखा करो, ठीक है। मैं बेटा 200% एफर्ट्स करूंगी तुम्हें चीजों को रिवाइज करवाने के लिए, 200% एफर्ट करूंगी कि मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को तुम्हें रीड कराऊं, भले ही मेरे को 2 लेक्चर ज्यादा लगे पर मैं तुम्हें एनसीईआरटी क्लास में रीड कराऊं। मैं वो हर एक चीज इंश्योर करूंगी, मैं एनिमेशन दिखाऊंगी, मैं टॉपिक की क्लैरिटी तुम्हारी बिल्ड करूंगी, बट बेटा मैं ऐसी कोई चीज अभी नहीं करना चाहती जिससे तुम बेटा अपना दिमाग यूज करना छोड़ दो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है वो भी मैं नया इस साल लेके आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए बेटा यूजफुल होगा। और अगेन आई एम सेइंग कि कोई टीचर तुम्हारे लिए इस बात में कुछ भी कर रहा है तो वो इसी नियत से करता है कि तुम्हारा भला हो बेटा, तुम्हारा भला हो। वो कोई भी टीचर तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी नियत क्या है उस टीचर को सोचने की, वो तुम्हें डिसाइड करनी है बेटा, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो बेटा यूज योर ब्रेन्स। क्लास में स्पैमिंग नहीं करनी है बेटा, पढ़ाई करने के लिए आना है, कुछ सीखने के एटीट्यूड से आना है कि मैं 2 साल के बाद बिना ड्रॉप लिए नीट में सिलेक्ट हो जाऊं और वेट ना करूं कि कब यकीन बैच आएगा और मुझे ये टीचर मिले और मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो सोच के साथ अगर आप अपनी जर्नी को बेटा प्रोग्रेस करोगे तो आपका जो अगर एटीट्यूड है यही है कि 12th के बाद तो एक ड्रॉप का चांस बनता है, तो आप बेटा फिर उसी दिशा में जाओगे। और अगर आपके मन में ये मोटिवेशन है कि मुझे 1 साल ड्रॉप नहीं करना है, मुझे 11th और 12th से ही सिलेक्शन चाहिए, तो आप उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाओगे जिससे तुम्हारा बिना ड्रॉप के सिलेक्शन हो। इंसान वैसा ही बनता है जैसा वो सोचता है। अगर आप सोचोगे टॉपिक टफ है तो चाहे टॉपिक इजी भी हो ना तो आपको टफ लगेगा बेटा, और अगर आप सोचोगे कि मेरे से हो जाएगा तो आप मेहनत करते रहो, आपसे होगा ही होगा, ठीक है। इसी बात के साथ में बेटा मैं तुम्हारे लिए मैं तुमसे बोलना चाहती थी यार, तुम मेरे अभी बच्चे हो यार, तुम मेरे सपोलाज हो, तुमसे मैं जो बातें मैं शेयर करना चाहती थी दिल की बात, तो मैंने शेयर की, बाकी तुम्हारे ऊपर है बेटा, ठीक है। यस हाँ, चलो ये गाना मैं तुम लोग को डेफिनेटली सुना देती हूँ। यस, अब फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखेंगे जो सच होंगे यही, तुमने कहा था, भूल गई मैं, आएगा पल ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे मैं दूर ना जाऊंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को, मैं गाना ही भूल गई हूं यार, ये कल याद करके आऊंगी, यही वाला गाना सुना दूंगी, ठीक है। साफ देखूंगी मैं तुमको वही, जो ना देखूं तो सजा देना। गाना वाना सब ठीक है, बट बेटा प्लीज यार सिलेक्शन चाहिए, पढ़ाई करो, ट्रस्ट करो और पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। ये कमेंट वॉमेंट स्पैमिंग लीव इट यार। यू वांट टू बिकम समथिंग, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहते हो, मम्मी पापा को खुश करना चाहते हो यार, ठीक है यार, वो सोच के पढ़ाई किया करो, ठीक है, वो एटीट्यूड से पढ़ाई किया करो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, टाटा, थैंक यू।